हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का साइंस, या फिर कक्षा 10 का विज्ञान आप कह सकते हो। और कक्षा 10 के विज्ञान में हमें आज पढ़ना है चैप्टर नंबर 8। आठवां चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी के अनुसार, जो हमारी बुक में आठवां चैप्टर है, जिसका नाम है आनुवांशिकता। तो आज हमें आनुवांशिकता वाला चैप्टर पढ़ना है। और ये आनुवांशिकता वाले चैप्टर का एक वन शॉट लेक्चर है। अब वन शॉट लेक्चर का मतलब होता है कि हम एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आनुवांशिकता के बारे में भी बात करेंगे पूरा डिटेल में, और जैव विकास के बारे में भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल हर एक चीज़ को पूरा समझते रहना। और जैसे ही मैं पेज को ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, तो पेज को स्क्रॉल करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे ये पहला पेज है हमारा, तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल करके दोबारा सेट करूँगा, तो वहाँ भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पहले तो इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात का ध्यान रखना है ये, कि ये जो लेक्चर है ना, ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है जो क्लास 9th में है, 10th में है, 11th 12th में जिनके पास बायोलॉजी है, या फिर बीएससी में जिनके पास जूलॉजी और बॉटनी है, या फिर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो और उस एग्ज़ाम में आपके आता है साइंस में बायोलॉजी, तो इसलिए ये लेक्चर हर उस बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कक्षा 9 से लेके और ग्रेजुएशन तक है, जिसके पास बायोलॉजी है। कक्षा 9 10 में तो होती है बायोलॉजी कंपलसरी। कक्षा 11 12 में यदि आपके पास बायोलॉजी है, तो आपके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कमाल का है। 1 घंटे में हम बहुत बढ़िया चीज़ें डिस्कस करेंगे। 1 घंटे में हम सारे चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। आपको सिर्फ ध्यान से समझना है, ठीक है बेटे। और जैसे ही मैं अब पहले एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो। ले लिया? देखो, हमारे पास है कक्षा 10 का विज्ञान, और पार्ट नंबर 9 इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि पहले एनसीईआरटी ने ये 9वें चैप्टर पर दे रखा था ये। अब ये जो है बीच में से कुछ चैप्टर हटा दिए ना एनसीईआरटी ने, तो अब ये बन चुका है चैप्टर नंबर 8। एनसीईआरटी का ये अब 8वां चैप्टर है। इसका नाम है आनुवांशिकता, या फिर आप कह सकते हो आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता को हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी, और जैव विकास को कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा, हेरिडिटी पर। ठीक है, जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उन्हें भी मैं आप बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आनुवांशिकता या हेरिडिटी का क्या मतलब होता है। आनुवांशिकता या हेरिडिटी का मतलब होता है, देखो, माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना ही आनुवांशिकता कहलाता है। माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना, माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है। तो माता पिता के लक्षण संतान में कैसे पहुंचते हैं, उन सभी बातों का अध्ययन हम जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। और इस घटना को या इस गुण को जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण संतान में पहुंचते हैं ना, इस घटना को हम कहते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और आया, आपको पता चल गया कि आनुवांशिकता का मतलब माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना वंशागति या आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। क्लियर होगी बात। आनुवांशिकता का मतलब आपने देखा होगा कि जो संतान होती है उसमें ज़्यादातर लक्षण माता पिता जैसे ही होते हैं। आप बच्चे को पहचान सकते हो देखकर कि इनके माता पिता कौन से हैं, ठीक है, या माता पिता को देखकर आप बच्चे को पहचान सकते हो। उसके आप बोलने का तरीका, शकल सूरत, नैन नक्श, रंग, ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं? माता पिता से। आप जैसे हो, आपके अंदर कुछ लक्षण तो अपनी मम्मी के होंगे और कुछ लक्षण होंगे आपके पापा के। अब लक्षण का मतलब जो दिखाई देता है, उन लक्षणों की भी बात हम कर रहे हैं। और जो आपके लक्षण दिखाई नहीं देते, जो महसूस करे जाते हैं, जैसे आपके बोलने की आवाज़ कैसी है, आपका बोलने का तरीका क्या है, आपका रंग कैसा है, ये तो दिखाई देगा। और आपका दिमाग कैसा है, ये सबको दिखाई नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें जो मिलती है ना, हमारे मम्मी पापा से ही मिलती हैं। तो माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना ही वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है।
अगली बात, जो लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। तो ये भी सवाल पेपर में आ जाता है कि आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कौन से होते हैं। तो आपको बताना है जो लक्षण माता पिता से कहाँ जाते हैं, संतान में। अब आनुवांशिकता के बारे में बताने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे, स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार। आनुवांशिकता के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे मेंडल। क्या नाम था उनका? मेंडल। पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने सन 1900 में लक्षणों की वंशागति के नियम प्रस्तुत किए, यानी लक्षण माता पिता से संतान में कैसे जाते हैं ये नियम बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडल। जिसके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो यदि कोई पूछता है कि फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है या आनुवांशिकता के जनक कौन है, किसने आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले बताया था सारी दुनिया को, तो आपको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल इज नॉन एज फादर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है, आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने लक्षणों की वंशागति के नियम प्रस्तुत किए थे। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इनका जो जन्म हुआ था सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में हुआ था। ये भी सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। ये क्या कार्य करते थे? 1847 से ब्रून शहर के एक गिरजाघर में पादरी थे। पादरी तो समझते हो, फादर, ठीक है, जो देखभाल करते हैं गिरजाघर की। और मेंडल ने 8 वर्षों तक मीठी मटर के पौधों पर प्रयोग किए। मतलब उन्होंने जो है ना गिरजाघर में ही, वहीं चर्च में ही उन्होंने बहुत सारी क्यारियां बना रखी थी, और क्यारियों में क्या थे? मीठी मटर के पौधे उन्होंने उगाते थे। मैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रैक्टिकल करते थे। तो ये सवाल ध्यान रखना कि मेंडल ने 8 वर्षों तक मीठी मटर के पौधों पर प्रयोग किए तथा 1866 में आनुवांशिकी के नियमों की खोज की। परंतु फिर हुआ क्या? देखो, बहुत लॉजिकल पॉइंट है। इन्होंने 1866 में आनुवांशिकी के नियमों की खोज कर दी थी, परंतु किसी ने इनकी खोज पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने जहां जहां जिन जिन जनरल में, बुक्स में या पेपर्स में अपनी खोज को छपवाया ना, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को या उन सभी पेपर्स को, जनरल को, मैगजीन को किसी ने पढ़ा ही नहीं है। और जब किसी ने पढ़ा नहीं है, ध्यान नहीं दिया, तो जो इन्होंने खोज करी थी ना वो दबी रहेगी खोज। उस खोज के बारे में किसी को पता ही नहीं चला। ध्यान रखना कि इन्होंने कितनी मेहनत करी और खोज करी। खोज करने के बाद में सारी खोजें अपनी छपवाई अलग अलग जगह प्रिंट मीडिया में, पर उनके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो सब कुछ कोरा था बिल्कुल एकदम, किसी का ध्यान ही नहीं गया। पर सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों, डी वेरीज, शेरमैक तथा कॉरेंस ने इन नियमों की पुनः खोज की। तो फिर 3 वैज्ञानिक आए। एक का नाम तो था डी वेरीज, एक का नाम था शेरमैक और एक का नाम कॉरेंस। ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक अलग अलग जगह इसी चीज के ऊपर खोज कर रहे थे इतने सालों बाद। देखो, ये काम उन्होंने 1866 में करा था और 1900 में इन 3 वैज्ञानिक, ये 3 वैज्ञानिक अलग अलग जगह इसी चीज की खोज कर रहे थे। फिर ये तीनों मिले कहीं, तो इन्होंने आपस में बात करी और उसके बारे में और भी रिसर्च करनी शुरू कर दी, खोजबीन शुरू कर दी। तो खोजबीन करते 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 कहीं से इन वैज्ञानिकों को वे पेपर में, अखबार में, जनरल में, मैगजीन मिल गए जिनमें सन 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियम जो खोज लिए थे वे लिखे हुए थे। तो कई साल बाद मिले, देखो लगभग 34 साल बाद मिले। तो 34 साल बाद मिलने के बाद क्या हुआ इन्होंने सोचा फिर तीनों ने कि यार खोज, हमने भी नियमों की खोज करी, पर हमारे से तो 30-35 साल पहले ग्रेगर जॉन मेंडल इस काम को करके चले गए थे। तो इन्होंने उन नियमों को फिर दोबारा से बताया। पर इन 3 वैज्ञानिकों की ईमानदारी ये रही कि इन्होंने, तीनों वैज्ञानिकों ने जो अपने नियम बताए ना, उनका नाम रखा इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। देखो, नहीं तो ये तीनों यदि बहुत तेज होते हैं ना, तेज दिमाग वाले का मतलब बहुत चालू होते हैं, बहुत चालाक होते, तो ये तीनों ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा की गई खोज को दबा रहने देते और कहते कि हम नहीं करी बस ये खोज।
पर इनकी ईमानदारी रही तीनों वैज्ञानिकों की। इनके नाम ध्यान रखना। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिनकी वजह से दुनिया सही चल रही है, संसार सही चल रहा है। तो ये बहुत महान थे वैज्ञानिक तीनों। समझ में आई ना बात मेरी? तो इन्होंने पुनः इन्हीं नियमों की खोज करी और नाम दिया ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम, यानी मेंडल के नियम ही नाम दिया था। अब बताओ मेंडल के बारे में जानकारी आपको मिल गई क्या? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? देखो, ये सवाल बहुत आता है पेपर में, मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल आखिरकार अपने प्रैक्टिकल में क्यों सफल हुए थे, क्या कारण था उनकी सफलता का? मतलब उन्होंने मीठी मटर के ऊपर प्रैक्टिकल करे थे और वे अनुवांशिकता के सारे नियमों को खोज पाए, सफल हो पाए प्रैक्टिकल में। उसका क्या कारण था? तो सबसे पहला कारण था कार्यविधि। उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। कार्यविधि में मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो मेंडल एक समय में एक ही लक्षण को लेकर चलते थे। जैसे मान लो मटर के पौधे की लंबाई, तो लंबाई के बारे में ही उन्होंने कई पीढ़ियों तक अध्ययन करा। पहले सिर्फ एक बारी में एक लक्षण, जैसे एक समय में एक ही काम के ऊपर अपना टारगेट रखो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो सबसे पहली बात तो ये थी। नंबर 2, मेंडल ने अपने प्रयोगों का F2 व F3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया। F2 और F3 पीढ़ी का मतलब समझ रहे आप? एक तो होगी पीढ़ी आपकी पेरेंटल पीढ़ी, ठीक है, उसके बाद जो अगली पीढ़ी आएगी वो F1 आएगी, उससे अगली पीढ़ी आएगी F2। ठीक है, तो F1 और F2 पीढ़ी का मतलब ये है कि जैसे आपके दादाजी हैं, दादा दादी हैं, आपके दादा दादी या नाना नानी, यदि मैं कहूँ कि वे पेरेंटल पीढ़ी हैं, ठीक है, जनक हैं वे, तो दादा दादी नाना नानी के बाद अगली पीढ़ी क्या है? आपके मम्मी पापा। तो मम्मी पापा जो है F1 पीढ़ी हैं, और मम्मी पापा से अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी कौन है? आप। तो आप हैं F2 पीढ़ी। तो उन्होंने बहुत आगे तक अध्ययन करा था। नंबर 3, उन्होंने अपने प्रयोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा, यानी सारी बातों को लिखते रहे हैं और उसका सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। तो मेंडल जितना भी प्रैक्टिकल कर रहे थे उन सब का रिकॉर्ड बना रहे थे, लिख रहे थे साथ के साथ। नंबर 4, उन्होंने प्रयोगों के लिए ऐसे पौधे को चुना जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। हमेशा जब भी मैं क्रॉस कराते थे दो पौधों के बीच में, तो ऐसे पौधे को चुनते थे जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध हों, उनमें मिलावट ना हो बिल्कुल भी। शुद्ध पौधों के बीच में वे क्रॉस कराते थे। उन्होंने संकरण के लिए सदैव स्वस्थ पौधों का चुना। तो स्वस्थ पौधों को ही वे चुनते थे संकरण के लिए। कैसे पौधों को चुनते थे? स्वस्थ पौधों को चुनते थे संकरण के लिए। ठीक है, लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? जब भी मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। उन्होंने संकरण के लिए सदैव स्वस्थ पौधों को चुना, ये तो पढ़ लिया हमने। उन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को अलग अलग क्यारियों में ही बोया, जिससे दूसरे लक्षण के पौधे इनमें ना मिले। तो शुद्ध लक्षण वाले पौधों को अलग अलग क्यारियों में बोया, और में दूर दूर थी क्यारियां, ऐसा ना हो कि उनमें परागण हो जाए आपस में, पर परागण। नंबर 7, स्व परागण की संभावना को समाप्त करने के लिए, कि भाई अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अपने ही परागकण ना गिर जाएं। स्व परागण को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल करा था। उन्होंने क्या करा था कि कुछ पौधों के तो पुंकेसर तोड़ दिए, कुछ पुष्प के पौधों के, और कुछ के तोड़ दिए क्या? स्त्रीकेसर। तो यदि पुंकेसर तोड़ दिए तो स्व परागण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्व परागण तो तब होता है जब अपने ही पुष्प के परागकण, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, तो उसे कहते हैं स्व परागण। तो स्व परागण को खत्म करने के लिए, तो स्व परागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों के पुंकेसर काट दिए थे, ठीक है, जिससे स्व परागण ना हो। तो पहला तो उनका कार्य करने का जो तरीका था वो बहुत बढ़िया था, कार्य पद्धति या क्रियाविधि बहुत बढ़िया थी उनकी प्रैक्टिकल करने की, जिसकी वजह से मैं अपने प्रैक्टिकल में सफल हुए। स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक बार। ले लिया? उसके बाद है प्रयोगों के लिए वस्तु का चयन। उन्होंने अपना प्रैक्टिकल करने के लिए मीठी मटर के पौधे का ही क्यों चयन किया, उसका कारण था। देखो, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन यानी सिलेक्शन
निम्नलिखित कारणों के आधार पर किया। पहला कारण क्या था कि उन्होंने मीठी मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मटर एक वर्षीय पौधा है, यानी बहुत जल्दी उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, ज़्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मटर एक वर्षीय पौधा है, अतः कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना सरल है। समझ में आई बात? जल्दी जल्दी इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, तो कम समय में कई सारी पीढ़ियों का अध्ययन करा जा सकता है। पहला तो इसलिए सेलेक्ट करा था इन्होंने मटर के पौधे को। नंबर 2, नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, यानी मटर का जो पुष्प है वो द्विलिंगी है। द्विलिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हों, तो इसलिए भी इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। नंबर 3, इसमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। तो मटर के पौधे की एक खासियत यह भी है कि इसमें आप कृत्रिम परागण करा सकते हो। ठीक है। नंबर 4, कृत्रिम परागण का मतलब होता है कि आपके जो पुष्प के परागकण है ना, उन्हें ब्रश से उठाओ। जो आप ड्राइंग में पेंटिंग करते हो ना, उसका जो ब्रश होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, उससे परागकण फूटने के नहीं है। तो परागकण उठाओ और वर्तिकाग्र के ऊपर डाल दो, परागकण उठाओ वर्तिकाग्र के ऊपर डाल दो, तो हम कृत्रिम परागण करा सकते हैं। कृत्रिम परागण उसे कहते हैं जब परागण की क्रिया मनुष्य स्वयं कराता है जबरदस्ती, तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम परागण या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं। स्वनिषेचन के कारण क्या होते हैं? समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षणों वाले बने रहते हैं। क्या होता है समयुग्मजी, इसके बारे में पता चल जाएगा। जो भी समयुग्मजी पौधा होता है ना, समझ जाओ कि वो शुद्ध है, उसके अंदर शुद्ध लक्षण है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां से भी, आप ले लिया। नंबर 5, मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत लक्षण होंगे तो उन्हें समझना आसान होगा, उन्हें पढ़ना आसान होगा, उनकी तुलना करना आसान होगा। तो इसलिए मटर के पौधे का सिलेक्शन इसलिए करा था। अब लेना जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो देखो, मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। हमने अभी पढ़ा है कि मटर के पौधे में ऐसे बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो हम उनकी लक्षणों की पहचान आसानी से कर देते हैं ना। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आपके सामने 2 बच्चे हैं और उनकी त्वचा का रंग देख रहे हैं हम, एक तो बिल्कुल गोरा है और एक बिल्कुल काला है, तो आप दोनों में एकदम अंतर कर लोगे कि ये तो गोरा है ये काला है, कर लोगे ना अंतर। और यदि 2 बच्चे ऐसे हैं कि उनकी त्वचा का रंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो उन्हें बहुत आसानी से पहचान नहीं सकते आप, उनमें कन्फ्यूजन में ही रहोगे कि कौन सा गोरा कौन सा काला, बहुत देर में डिसीजन लोगे। और यदि एक बिल्कुल गोरा एक बिल्कुल काला, तो डिसीजन एकदम लोगे आप। तो ऐसे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, ऐसे लक्षणों को पहचानना बड़ा आसान होता है। और ऐसे लक्षण बहुत सारे हैं मटर के पौधों में, जिनमें से 7 लक्षण यहाँ लिखे गए हैं। यहाँ तो हम बात कर रहे लक्षण की, और यहाँ बात कर रहे कि वो प्रभावी लक्षण कौन सा है और अप्रभावी लक्षण कौन सा है। अब आप कहोगे कि सर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का मतलब क्या होता है? प्रभावी लक्षण वो होता है जो पहली पीढ़ी में दिखाई देता है, और अप्रभावी लक्षण वो होता है जो पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि हम मटर के पौधे के तने की लंबाई की बात कर रहे हैं, तो मान लो एक तो था लंबा मटर का पौधा, लंबा, और एक था बोना। एक तो मटर का पौधा क्या था? लंबा था। एक मटर का पौधा क्या था? बोना था। अब इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पे डाल दिया आपने, या फिर इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पे डाल दिया, कुछ भी कर लो। इसके परागकण लंबे वाले के परागकण बोने वाले के वर्तिकाग्र पे डाल दो, या फिर बोने वाले के परागकण लंबे वाले के वर्तिकाग्र पे डाल दो। उससे जो है ना मटर में निषेचन होगा और बीज बनेंगे। उन बीज को जब आप बोओगे ना, उससे जो मटर के पौधे बनेंगे, उन मटर के पौधों में सारे के सारे लंबे होंगे में। हालांकि क्रॉस किस में कराया था आपने? लंबे और बौने पौधे के बीच में आपने संकरण कराया था, क्रॉस कराया था। पर क्रॉस कराने से आपको जो बीज मिले, उन बीज को जब आप उगा दोगे, उनका अंकुरण करोगे, तो पौधे सारे के सारे जो बनेंगे ना F1 पीढ़ी में, वे सारे लंबे ही बनेंगे। इसका मतलब लंबापन और बोनापन, इन दोनों को आपस में क्रॉस कराने से जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, उसमें सारे पौधे कैसे हुए? लंबे हुए। इसका मतलब लंबापन एक प्रभावी लक्षण है
और बौनापन क्या है? अप्रभावी लक्षण। जैसे मान लो हम बात करें कि आपका जो है ना, मम्मी तो आपकी छोटी हैं कद में और पापा हैं लंबे, तो हुआ क्या, जो संतान हुई, जैसे कि आप, जो संतान हुई वो लंबी है, यानी कि लंबापन प्रभावी लक्षण है। और यदि संतान हुई छोटी, तो जो बौनापन है वो प्रभावी लक्षण है। तो F1 पीढ़ी में जो भी लक्षण उभर कर आता है, जो लक्षण दिखाई देता है, उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण छिप जाता है, जो दिखाई नहीं देता, वो होता है अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लक्षण की बात करेंगे और यहाँ प्रभावी की और अप्रभावी की। जैसे हमने देखा तने की लंबाई, तने की लंबाई में जो लंबापन है वो प्रभावी लक्षण है, और बौनापन क्या है? अप्रभावी लक्षण। यानी F1 पीढ़ी में यदि आप लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस करा दोगे तो F1 पीढ़ी में आपको सारे लंबे पौधे ही मिलेंगे। इसका मतलब लंबापन क्या है? प्रभावी लक्षण है। नंबर 2, पुष्पों की स्थिति अक्षीय। अक्षीय प्रभावी लक्षण है और अग्रस्थ है अप्रभावी। अक्षीय का मतलब होता है, जैसे मान लो ये तना है हमारा और यहाँ शाखाएं निकल रही इसमें, तो जो पुष्प यहाँ लगते हैं ना, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इसे कहते हैं ब्रैकेटिया अक्ष। वो होता है अक्षीय स्थिति पुष्पों की। और जो पुष्प लगते हैं टॉप पर, इसके टॉप पर लग गए, इसके टॉप पर, तो उन्हें कहते हैं अग्रस्थ। क्या कहते हैं? अग्रस्थ। तो पुष्पों की स्थिति में अक्षीय स्थिति प्रभावी लक्षण है, अग्रस्थ स्थिति है अप्रभावी लक्षण। यानी मटर के पौधे पे हर जगह यदि पुष्प लगेंगे तो ज्यादा मटर लगेंगी, और यदि यहाँ लगेंगे टॉप पर पुष्प तो मटर लगेंगी कम। फली का रूप, यदि फली चपटी है तो प्रभावी लक्षण है, और यदि संकीर्णित है तो अप्रभावी लक्षण है। अब आप कहोगे कि सर संकीर्णित कैसी होती है फली? संकीर्णित ऐसी होती है कि जब आप मटर को देखोगे तो कोई तो मटर ऐसी होगी, आप मटर खरीद के लाए बाजार से, तो कोई तो मटर होगी ऐसी, और कोई तो मटर ऐसी होगी ऐसी। पतली सी, सिकड़ी हुई सी। तो इसका तो बाहरी सरफेस बिल्कुल प्लेन है, जिसे हमने कहा चपटा, और इसका बाहरी सरफेस जो है वो दबा हुआ है, दाने दिखाई दे रहे हैं यहाँ यहाँ है, तो वो है संकीर्णित। ऐसी होती है संकीर्णित, और ऐसी होती है चपटी। तो मटर ये वाली ज़्यादा अच्छी है इसके मुकाबले, ध्यान रखना। ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। फली का रंग, यदि फली का रंग हरा है, इस वाली का हरा ही होगा यदि ताजी है। यदि फली का रंग हरा है तो हरा होता है प्रभावी लक्षण, और पीला है तो अप्रभावी लक्षण। ऐसी ज्यादातर पीली ही होंगी आपके पास, पीला सा रंग लिए हुए। तो फली का रंग में हरा रंग तो प्रभावी लक्षण होता है, पीला रंग होता है अप्रभावी लक्षण। बीज की आकृति, यदि आपका मटर का दाना गोल है तो प्रभावी लक्षण है, और मटर का दाना झुर्रीदार है, यानी उसमें झुर्रियां पड़ रही, उसमें सलवट पड़ रही, रिंकल्स पड़ रहे, तो वो अप्रभावी लक्षण है। बीज पत्रों का रंग, बीज पत्र का मतलब मटर के दाने का छीलक छील लो आप। मटर का, आपने मटर को छील लिया, फली को, उसके अंदर से मटर के दाने निकले। अब दाने के ऊपर भी एक छिलक है, उस छिलक को, उस कवर को उतारो, अंदर से दो मिलेंगे आपको टुकड़े, जिन्हें हम कहते हैं बीज पत्र। यदि बीज पत्र पीले हैं तो प्रभावी लक्षण है। पकने के बाद की बात कर रहे हैं हम, पकने के बाद की बात। आपने मटर की दाल भी खाई होगी, यदि बीज पत्र पीले हैं तो प्रभावी लक्षण है, और बीज पत्र हरे हैं तो अप्रभावी लक्षण है। ये बीज पत्र आप देखोगे पकने के बाद, ठीक है। आपने देखा होगा पीली होती है मटर की दाल। बीज चोल का रंग, बीज चोल का मतलब बीज के ऊपर जो कवर होता है, यदि बीज चोल का रंग धूसर है यानी डार्क है तो प्रभावी लक्षण है, और यदि श्वेत सफेद है उसका कवर बीज का तो अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो F1 पीढ़ी में नजर आते हैं, जो दिखाई देते हैं, जो उभर के आते हैं, और अप्रभावी लक्षण वे होते हैं जो F1 पीढ़ी में छिप जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया था आपने। चलो अगली बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से पहले आप। अब हम सीखेंगे एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक संकर क्रॉस का मतलब जब एक ही लक्षणों को देखते हुए, एक लक्षण देखेंगे जैसे लंबापन और बौनापन, ठीक है, एक लक्षण को देखते हुए जब दो पौधों में आप क्रॉस कराते हो तो इस प्रकार के क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं। तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर जब नर व मादा युग्मकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मेंडल ने
मटर के लंबे व बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था। मटर के लंबे व बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था मेंडल ने। देखो ये क्रॉस था, लेना जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया। देखो यहाँ तो है शुद्ध लंबा पौधा, कैपिटल टी, ये जीन्स लिखे हुए, कैपिटल टी लंबेपन का जीन, लंबेपन का जीन। तो शुद्ध लंबा पौधा जब ही तो कह रहे। तो इधर क्या है, शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध बौना पौधा का मतलब स्मॉल टी, बोनेपन का जीन, बोनेपन का जीन, शुद्ध बौना है। तो जब हम इसमें से एक लेंगे, युग्मक बनाना है तो इसमें से एक ले लिया टी, और इसके युग्मक बनाने हैं स्मॉल टी में से एक लिया स्मॉल टी। तो इसका और इसका क्रॉस होगा, इसका तो बड़ा टी और इसका छोटा टी, दोनों का जब क्रॉस होगा ना आपस में, तो जो नया पौधा बनेगा वो ऐसा बनेगा, जिसमें एक जीन तो लंबेपन का होगा और एक जीन होगा बोनेपन का। अब लंबेपन और बोनेपन दोनों के जीन उपस्थित हैं, पर आपको पता है कि जो लंबेपन है वो प्रभावी लक्षण है, बोनापन अप्रभावी है। तो आपको सारे के सारे पौधे लंबे दिखाई देंगे। उनका मतलब वे शुद्ध लंबे तो नहीं हो सकते। शुद्ध लंबा तो ऐसा होता है, देखो कैपिटल टी, और शुद्ध बोना ऐसा होता है स्मॉल टी। इसमें जो कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी है लंबेपन का जीन और स्मॉल टी है बोनेपन का जीन। अब यहाँ जो हमें F1 पीढ़ी मिली, देखो जहां वे तो जनक पीढ़ी है, ये तो जनक पीढ़ी को हम P से लिखते हैं, पेरेंटल जनरेशन। और जब जनक पीढ़ी में क्रॉस होता है, उससे जो अगली पीढ़ी हमें मिलती है उसे कहते हैं प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन। तो सभी संकर लंबे पौधे मिलेंगे आपको। ये शुद्ध लंबे तो नहीं है, मिलावटी लंबे हैं। हमें पता है इसमें जीन तो लंबेपन का भी है, बोनेपन का भी जीन है, दोनों जीन है, पर जो लंबापन का जीन है वो प्रभावी है, इसलिए दिखाई वही देगा सबको। तो सभी संकर लंबे पौधे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सभी कैसे पौधे दिखाई देंगे, संकर लंबे। अब होगा क्या, ये स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या आपने? देखो मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ इसे। अब एक बार और स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो आप इसका चेकर बोर्ड भी बना सकते हो। चेकर बोर्ड कैसे बना सकते हो, देखो अभी मैं बताऊंगा। जैसे नर युग्मक तो ये है और ये है मादा युग्मक। नर युग्मक मतलब हमें क्या करना है, अब इनका स्वयं परागण कराना है। यानी जो संकर लंबे पौधे बहुत सारे मटर के आपको मिले होंगे, उन संकर लंबे पौधों में से एक संकर लंबा पौधा, दूसरा संकर लंबा पौधा, या फिर एक ही संकर लंबा पौधा है, उस पे पुष्प लग गया, उसी के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे डाल दो तो स्वयं परागण हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका क्रॉस इसी के साथ कराना हमें। जो सभी संकर लंबे पौधे, इनमें क्या कराना है, स्वयं परागण कराना है। ये लिखा हुआ देखो, स्वयं परागण। अब स्वयं परागण कराने के लिए एक तो चाहिए हमें पुंकेसर का परागकण, एक चाहिए स्त्री केसर। तो नर युग्मक तो पुंकेसर से मिलेगा आपको और मादा युग्मक मिलेगा स्त्री केसर से। तो नर युग्मक में इसके तो दो बनेंगे भाई फिर जीन, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। नर युग्मक के भी दो ही जीन होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और मादा युग्मक के भी दो ही जीन होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्रॉस कराना है, यानी इन दोनों की गुणा करनी इन दोनों में। तो यदि हम इसका क्रॉस हो जाए इसके साथ, देखना जरा ध्यान से, इसका क्रॉस इसके साथ हो जाए तो कैपिटल टी बनेगा, ये बन गया कैपिटल टी क्या होता है, शुद्ध लंबा। और यदि इसका क्रॉस हो जाए इसके साथ में तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, ये है संकर लंबा पौधा। देखो संकर लंबा ही तो है, दोनों जीन लंबेपन के तो नहीं है, एक लंबेपन का एक बौनेपन का, पर आपको पता है दिखाई वही देगा जो प्रभावी होगा, यानी लंबेपन का जीन अपना असर दिखाएगा। तो इसकी गुणा इसमें हो सकती है, इसकी गुणा इसमें भी, इसी तरह इसकी दोनों में हो सकती है। यदि स्मॉल टी की गुणा कैपिटल टी में हो जाए तो कैपिटल टी तो पहले लिखना पड़ेगा, प्रभावी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी संकर लंबा है। और यदि इसकी हो जाए किसमें, इसमें क्रॉस हो जाए तो दोनों, ये भी स्मॉल टी है और ये भी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी मिलेगा शुद्ध बोना। तो वो तो थी F1 पीढ़ी जिसमें प्रभावी लक्षण दिखाई दिया था। F1 पीढ़ी में हमने क्या कराया है, स्वयं परागण, और स्वयं परागण करने से हमें शुद्ध लंबे मिले, संकर लंबे मिले और शुद्ध बोने मिले। ये जो हमें पीढ़ी अगली मिली स्वयं परागण के बाद, इसे कहते हैं द्वितीय पीढ़ी यानी F2 जनरेशन। देखो शुद्ध लंबा एक, संकर लंबे कितने मिले, एक तो ये मिला एक ये, तो संकर लंबे कितने मिले, दो, और शुद्ध बोना एक मिला। तो अनुपात आया 1:2:1,
1:2:1। इसे आप चेकर बोर्ड से भी दिखा सकते हो। ये नर युग्मक है कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे यहाँ थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये मादा युग्मक है कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे यहाँ थे कैपिटल टी स्मॉल टी। आप चेकर बोर्ड से बना सकते हो यदि ये चीज समझ में नहीं आती। इसमें क्या होता है, एक मिनट, चेकर बोर्ड में क्या होता है, चेकर बोर्ड में 4 हमने ये बनाए, क्योंकि ये जीन 2 इधर थे 2 इधर थे, ये बना दिए 4 कॉलम। अब इसकी और इसमें क्रॉस होगा तो दोनों कैपिटल टी होंगे, और इसका क्रॉस इसमें होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे। अब इसका क्रॉस इसमें होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस इसमें होगा तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो ये क्या है, शुद्ध लंबा, और ये क्या है, शुद्ध बोना, और ये दोनों क्या है, संकर लंबे। 1:2:1 ही तो आया। शुद्ध लंबा हाँ जी 1 है, शुद्ध बोना 1 है, और संकर लंबे 2 हैं। तो चाहे ऐसे बनाकर आ जाना चाहे ऐसे बनाकर आ जाना, एक ही बात है। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था आपने। अब आपको एक स्क्रीनशॉट यहां से लेना है। देखो देखना जरा एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा पहले आप ले लिया। देखो यदि मैं कहूं लंबे पौधे कितने हैं, ये भी लंबे हैं, ये दोनों भी लंबे ही तो हैं, भले ही मिलावटी लंबे हों, और बोना पौधा 1 है। तो कितने हुए लंबे पौधे, 1 और 2, 3 तो हुए लंबे, और 1 हुआ बोना। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि जब हम F2 पीढ़ी में जाते हैं, कौन सी पीढ़ी है ये, F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे के बीच क्या अनुपात है, तो लंबे अनुपात बौने पौधे का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। देखो 3:1 ही तो है, 3 तो लंबे हैं, भले ये शुद्ध लंबे हैं ये मिलावटी लंबे हैं, पर टोटल तो लंबे 3 आए ना, और बौने आए 1। ठीक है ना। अब यदि आप जाते हो इससे अगली पीढ़ी में इससे अगली पीढ़ी में जाओगे, आपके पास शुद्ध लंबे पौधे हैं, शुद्ध लंबे ये वाले। तो शुद्ध लंबे पौधे कैसे होंगे, जब इनमें स्वयं परागण होगा तो सारे शुद्ध लंबे ही पौधे आपको प्राप्त होंगे। और यदि आपके पास संकर लंबे पौधे हैं, इनमें यदि स्वयं परागण कराओगे तो फिर वही स्थिति बनेगी, शुद्ध लंबा 1, शुद्ध बौना 1, और मिलावटी लंबे 2, यानी 1:2:1 का ही अनुपात मिलेगा। और जो शुद्ध बौने पौधे थे इनके बीच में स्वयं परागण कराओगे तो सारे शुद्ध बौने ही मिलेंगे आपको। तृतीय पीढ़ी F3 का ये हिसाब बैठेगा, F3 का। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, लंबे पौधे और बौने पौधे का मतलब क्या है। यहाँ जो मटर का लंबा पौधा होगा ना, उसे हम देखते हैं कि लंबा पौधा 2 तरह का हो सकता है। एक तो लंबा पौधा होता है ऐसा जिसके जीन्स ऐसे होते हैं, और एक लंबा पौधा ऐसा होता है जिसके जीन ऐसे होते हैं। तो ये तो शुद्ध लंबा पौधा है, और ये है मिलावटी लंबा। इसमें तो दोनों जीन लंबेपन के ही हैं, इसमें एक जीन लंबेपन का एक बौनेपन का, पर जो प्रभावी है वही सबको दिखाई देगा। बाहर से जो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप ले लिया। तो ये तो था एक संकर क्रॉस, और अब हम बात करेंगे द्विसंकर क्रॉस की, या डाई हाइब्रिड क्रॉस। वहां तो एक संकर क्रॉस में हमने 1 जोड़ी लक्षण लिए थे, और यहां हम लेंगे 2 जोड़ी लक्षण। 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर जब 2 पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण या द्विसंकर क्रॉस। 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर जब नर व मादा युग्मकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। अब देखो जैसे द्विसंकर क्रॉस में हमारे पास शुद्ध पीले और गोल 2 लक्षण हैं। पीला शुद्ध है तो कैपिटल वाई, शुद्ध गोल है तो कैपिटल आर। वाई माने येलो, आर माने राउंड, येलो माने पीला, राउंड माने गोल। और यहाँ शुद्ध हरे हैं, तो यदि कैपिटल वाई शुद्ध पीले का जीनोटाइप है तो स्मॉल वाई शुद्ध हरे का है। झुर्रीदार का स्मॉल आर हो जाएगा। तो कैपिटल वाई शुद्ध पीले, कैपिटल आर शुद्ध गोल, स्मॉल वाई शुद्ध हरे, स्मॉल आर शुद्ध झुर्रीदार। यह है हमारी पैतृक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन P। अब हमें इसमें क्रॉस कराना है। जब आप क्रॉस कराओगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये आ गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये आ गया। समझ रहे हैं ना आप, यानी ये कोई शुद्ध
हमें ये तो पता कि ये जो पौधे तैयार होंगे इन वाले बीज से, वे पीले भी होंगे गोल भी होंगे, पर वे ना तो शुद्ध पीले हैं और ना ही शुद्ध गोल हैं। पीले भी वे मिलावटी हैं, मिलावटी को हम कहते हैं संकर, और गोल भी वे मिलावटी हैं। ठीक है, तो यदि आप इनके बीच में क्रॉस कराओगे ना, इनके बीच में आपने स्वयं परागण करा दिया, ये पता चल गया, हमें प्राप्त होगी प्रथम पीढ़ी F1 में ये मिलेंगे, संकर पीले और गोल मिलेंगे। अब इनके बीच में जब आप क्रॉस कराओगे यानी स्वयं परागण कराओगे, तो पीले गोल तो 9, पीले झुर्रीदार 3, हरे गोल 3 और हरे झुर्रीदार 1 मिलेगा आपको। अब कैसे मिलेगा मैं समझा रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था, चलो देखो, यहाँ देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा आपके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम का है, स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और हल्का सा, अब ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ तो हम लिखेंगे नर युग्मक। अब नर युग्मक किस किस प्रकार के हो सकते हैं, ये चेकर बोर्ड है हमारा, चेकर बोर्ड में करना काम बहुत आसान होता है, चेकर बोर्ड में बहुत आसान होता है कुछ भी करना, और वैसे थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है चेकर बोर्ड, इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि बच्चों को एग्जाम में चेकर बोर्ड बना देना चाहिए जब भी क्रॉस कराना हो, चाहे एक संकर क्रॉस चाहे द्विसंकर क्रॉस। तो नर युग्मक तो यहाँ लिखे हमने, क्या लिखा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। हमें पता है कि हमारे पास जो हमें जो मिला था ना वो ऐसा मिला था, यही तो मिला था हमें इससे हमें नर युग्मक बनाने थे। तो नर युग्मक कैसे कैसे बन सकते हैं, नर युग्मक कैसे बन सकते हैं, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर हो, ये ऐसा बन सकता है कि कैपिटल वाई, हमने देखा कि इसके साथ ये भी आ सकता है और इसके साथ ये भी आ सकता है, तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आया, फिर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आया। अब ये जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर है, अब इसे देख लो, स्मॉल वाई को, इसके साथ ये भी आ सकता है और इसके साथ ये भी आ सकता है, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये जो 4 तरह के यहाँ जीन बने ना, यही चारों तरह के नर मादा युग्मक बन जाएंगे, इस तरह मादा युग्मक इसी तरह बन जाएंगे। देखो वहाँ था यहाँ भी है, यहाँ वहाँ था यहाँ भी है, और वहाँ था यहाँ भी है, और वहाँ था यहाँ भी है, देखो सेम है बिल्कुल। अब क्या होगा कैपिटल वाई, हाँ जी, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। बताओ इस तरीके से इनकी गुणा यहाँ 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 कर दोगे, इसकी गुणा यहाँ 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 कर दोगे। देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कर दोगे ना इस तरह की गुणा, इस तरह करके गुणा 4 तो ये हैं और 4 ये हैं, 4 चौक 16, 16 तरह के आपको जीनोटाइप मिल जाएंगे, 16 टाइप के जीनोटाइप। अब इन 16 टाइप के जीनोटाइप में मैं आपको कह रहा कि मुझे बता दो कि पीले और गोल कितने हैं, पीले और गोल देखना जरा, पीला और गोल होगा, ये तो शुद्ध पीला और शुद्ध गोल है, और ये भी पीला और गोल होगा, पीला होगा ना, शुद्ध पीला, गोल में संकर गोल है, पर गोल तो है ही, पीला गोला गोल मिल गया, पीला गोल, और ये भी पीला गोल है देखो, और ये भी पीला गोल है देखो, देख रहे हैं ना। पीला कैसा हो सकता है, पीले 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ऐसा होगा पीला और या तो ऐसा होगा, ये दोनों पीले ही तो हैं, भले ही ये शुद्ध पीला हो या संकर पीला, पीले तो ऐसे छटेंगे, और गोल या तो ऐसा होगा और या फिर ऐसा होगा। लो ये तो शुद्ध गोल है, ये संकर गोल है, पर दिखाई तो सबको जो देता है वही फिनोटाइप ही तो मानते हैं सब। फिनोटाइप माने जो दिखाई दे रहा, जो आपको दिखाई दे रहा ना, जैसे मैं जैसा भी दिखाई दे रहा, ये मेरा फिनोटाइप है, इसे कहते हैं फिनोटाइप, जो दिखाई देता है। और जो अंदर के जीन्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो वो जीन्स बताते हैं कि मेरे अंदर जो भी लक्षण है वो शुद्ध है या संकर है। संकर माने मिलावटी, संकर सब्जी वाला से, ठीक है, शंकर भगवान वाला शय नहीं। देखना जरा, पीला और गोल नहीं है क्या, पीला और गोल, और ये तो नहीं है भाई पीला गोल, पीला तो है पर ये झुर्रीदार है क्योंकि यहाँ कैपिटल आर है ही नहीं, ये है पीला गोल, ये भी पीला गोल नहीं है।
ये पीला गोल है, ये भी पीला गोल है, ये तो पीला ही नहीं है, हरा और गोल है, हरा गोल पीला गोल, ये रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो पीले गोल कितने हुए देखियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो पीले गोल 9 लिख रखे। मतलब पीले गोल की पहचान ये है कि आपका जो है ना पहला जीन कैपिटल वाई और यहाँ जो है कैपिटल आर होना चाहिए, बाकी चाहे यहाँ फिर कैपिटल आ जाए चाहे स्मॉल आ जाए, कोई सा भी आ जाए, ये पीले गोल की पहचान है। अब अगली बात करते हैं, पीला और झुर्रीदार। पीला और झुर्रीदार में पहला जीन होना चाहिए ऐसा और दूसरा ऐसा होना चाहिए, दूसरा जीनोटाइप। कैपिटल वाई चाहिए और स्मॉल आर चाहिए, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये रहा, मिल गया, ठीक है। और एक ये रहा कैपिटल वाई स्मॉल आर, और एक ये रहा कैपिटल वाई स्मॉल आर, देख रहे आप, कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो कितने हुए हैं पीले और झुर्रीदार, 3 हुए, देखो 3 लिख रखे, कितने हुए 3। उसके बाद हरे और गोल, हरे हरे तो ऐसे ही होंगे, और गोल में आर पहला चाहिए कैपिटल, बाद का चाहे हो या ना हो। हरे और गोल, हरे और गोल देखो, ये रहा हरा और गोल, ये रहा हरा और गोल, ये रहा हरा और गोल, हरे और गोल ये 3 है, तो यहाँ हमने लिख रखा कि 3 है। फिर हमें देखने हरे और झुर्रीदार, हरे और झुर्रीदार ऐसा होगा जीनोटाइप, कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये तो सिर्फ एक ही है, ये रहा, तो ये कितना लिख रखा, 1। तो टोटल कितने थे, 4 चौक 16, और इन्हें जोड़ के देखोगे तो 16 ही आएगा, इन्हें जोड़ के देखोगे तो 16 ही आएगा, 9 3 3 1, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चेकर बोर्ड बनाना आपको, किसका चेकर बोर्ड है, द्विसंकर क्रॉस का, दो दो लक्षणों को लेकर हमने क्रॉस कराया है। 2 लक्षण हमने, एक तो लक्षण देखा गोल, और एक तो देखा रंग पीला, मटर का जो बीज है उसका रंग पीला, और यहां देखा झुर्रीदार, पीला और गोल, 2 लक्षणों को लेकर हमने यहाँ क्रॉस कराया, इसलिए इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब हम बात करेंगे मेंडल के कार्य में प्रयुक्त शब्दावली या टर्मिनोलॉजी। जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रैक्टिकल करे थे, उस प्रैक्टिकल में उन्होंने कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया था, उन शब्दों के बारे में जिक्र करेंगे। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर्स। तो प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, और अप्रभावी कौन से हैं, जो F1 पीढ़ी में छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी यानी F1 में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण, तथा जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये बात तो कर ही ली हमने। जैसे एग्जाम्पल दिया, लंबापन प्रभावी तथा बौनापन अप्रभावी लक्षण है। तो लंबापन तो प्रभावी लक्षण है और बौनापन क्या है, अप्रभावी लक्षण। फिर हम बात करेंगे एलील की, एलील या एलीलोमॉर्फ। क्या होता है एलील या एलीलोमॉर्फ, जोड़ों में उपस्थित विपरीत लक्षण जैसे लंबापन व बौनापन, ये एलील है, एलीलोमॉर्फ है, लंबापन और बौनापन। लाल तथा सफेद फूल, तो जोड़ों में जब विपरीत लक्षणों को हम अध्ययन करते हैं या लिखते हैं तो उसे कहते हैं एलील या एलीलोमॉर्फ, एलील या एलीलोमॉर्फ, ठीक है। जब जोड़ों में विपरीत लक्षणों का हम अध्ययन करते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। अब हम देखेंगे समयुग्मजी या होमोजाइगस। क्या होता है समयुग्मजी, समयुग्मजी उसे कहते हैं जब कोई भी लक्षण के जीन जो हैं वे एक जैसे हों, यानी शुद्ध अवस्था में लक्षण हो। यदि लक्षण शुद्ध अवस्था में है तो होमोजाइगस होगा, समयुग्मजी होगा। जब युग्मक में दोनों जीन एक जैसे हों तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे इसे देखो, दोनों जीन एक जैसे हैं, लंबेपन के जीन है तो शुद्ध लंबा है तो समयुग्मजी है, और ये शुद्ध बोना है, दोनों जीन स्मॉल टी हैं। तो शुद्ध लक्षण, शुद्ध जब पौधा होता है ना, कोई भी लक्षण शुद्ध अवस्था में उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं समयुग्मजी। देखो है ना, शुद्ध गोल, और ये क्या है, शुद्ध झुर्रीदार है। तो जब दोनों जीन एक जैसे हैं, टी है तो दोनों कैपिटल हो नहीं तो दोनों स्मॉल हो, आर है तो दोनों कैपिटल हो नहीं तो दोनों स्मॉल हो, तो ऐसी व्यवस्था जब शुद्ध लक्षणों को प्रदर्शित करती है इसे कहते हैं समयुग्मजी। ये दोनों
जीन बिल्कुल एक जैसे। फिर है संकर या हाइब्रिड। संकर या हाइब्रिड का मतलब विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतान को संकर कहते हैं तथा इस विधि को संकरण कहते हैं। इस विधि को या इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संकरण। फिर हमें पता होना चाहिए विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस। विषम युग्मजी ऐसे होते हैं, देखो यहां देखना जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों जीन एक जैसे तो नहीं है। यदि दोनों जीन एक जैसे होते तो हम इसे समयुग्मजी कहते। देखना जरा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक जैसे तो नहीं है दोनों जीन। तो जब दोनों जीन अलग अलग तरह के होते हैं, एक प्रभावी लक्षण वाला एक अप्रभावी लक्षण वाला, तो इसे हम कहते हैं विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस। तो जब एक जोड़ी जीन में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मजी। लो स्क्रीनशॉट लो जरा, ले लिया। अब हमें देखना है एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया अभी। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर हम क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। फिर द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। ये दोनों चीज पढ़ा दी थी ना आपको, लेना जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया। अब हमें देखना है फिनोटाइप। फिनोटाइप माने जो बाहर से दिखाई देता है। तो किसी जीव के बाहरी लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, जैसे लंबापन, बोनापन आदि। फिनोटाइप का मतलब जो बाहर से दिखाई देता है, ठीक है। और फिर फिनोटाइप के साथ हमें पढ़ना होता है जीनोटाइप, या जीनोटाइप को जीनोटाइप ही कहते हैं। फिनोटाइप को आप हिंदी में कह सकते हो, हिंदी में फिनोटाइप को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप, और इसे कहते हैं जीन प्रारूप। वो लक्षण प्रारूप है, जीन प्रारूप है। पर जीनोटाइप और फिनोटाइप याद रखो। जीनोटाइप का मतलब किसी जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे देखो, इसे देखो, इसे देखो। तो जब हम जीन्स के बारे में लिखते हैं तो इसे जीनोटाइप कहा जाता है। मुझे पता है कि इसका फिनोटाइप भी लंबापन है, इसका फिनोटाइप भी लंबापन है, ये भी पौधा लंबा होगा, ये भी लंबा। पर जीनोटाइप से पता चलेगा कि ये तो शुद्ध लंबा है और ये संकर लंबा है। संकर माने मिलावटी लंबा है, और ये शुद्ध बोना है, ठीक है। बोने पौधे कभी भी संकर बोने कुछ नहीं होता, बोने तो शुद्ध बोने ही होंगे। लेना जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया। अब हमें पढ़ना है संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। ये आता है पेपर में, बहुत ध्यान से देख लो इसे। संकर संतानों का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाली संतान, मिलावटी लंबे हैं जो। संकर संतानों तथा उनके जनक में होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। तो जो पूर्वज थे वे तो ऐसे थे, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, ये तो पूर्वज थे। और इनसे जो संतान मिली वो ऐसी मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये तो F1 पीढ़ी है और ये पेरेंट पीढ़ी है। और हम कह रहे कि आप जो है ना, इनके परागकण इसके वर्तिकाग्र पे डाल दो, इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पे डाल दो, तो ये F1 पीढ़ी और उनकी जनक पीढ़ी के बीच में क्रॉस हो जाएगा। तो हमने बैक क्रॉस करा, इसे बैक पीछे क्रॉस करा दिया, तो इसे कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, या मेंडलवाद भी इसे कहते हैं। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम या मेंडलवाद पढ़ेंगे अब हम। एक मिनट रुक जाओ जरा, अब लो स्क्रीनशॉट। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम या मेंडलवाद। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है प्रभाविता का नियम? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रभाविता का नियम यही है कि जो पहली पीढ़ी है ना, उसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। एक लक्षण दिखाई देगा जो प्रभावी होगा, एक छिप जाएगा जो अप्रभावी होगा। यही है बस प्रभाविता का नियम। जब एक जोड़ी
विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतान में केवल एक लक्षण दिखाई देता है, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबापन दिखाई दे रहा, बौनापन छिप गया, तो लंबेपन को मैं कहूंगा प्रभावी लक्षण। तथा जो लक्षण छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभाविता का नियम तो समझ में आ गया होगा आपके, कि जब हम विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा उसे हम कहेंगे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिप जाएगा उसे कहेंगे अप्रभावी लक्षण। उसके बाद दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर आप कह सकते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्या होता है पृथक्करण का नियम? प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण या कारक युग्मों के, ध्यान से समझना, प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण, भाई एक युग्म माने जोड़ा है, विपरीत लक्षणों का जोड़ा, या कारक युग्मकों के बनते समय, यानी युग्मक जब बनेंगे एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लो मेरे पास जो है ये है, ठीक है, लंबा और गोल। तो जब आप युग्मक बनाओगे तो हमें पता है ये दोनों विपरीत हैं और ये दोनों भी विपरीत हैं। जब युग्मक बनेंगे तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये इसके साथ भी मिल सकता है और ये इसके साथ भी मिल सकता है। तो बताओ ये दोनों अपने जोड़ों से, जोड़ा तो ये था ना, तो ये दोनों विपरीत लक्षण के जीन अलग अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र हैं अलग होने के लिए। ऐसा नहीं कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी को पकड़ रखा कि तुझे मेरे साथ ही रहना जबरदस्ती है। ये कैपिटल टी जब इसके युग्मक बनाऊंगा मैं तो कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ भी जाके एक युग्मक बना लेगा और कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ जाकर भी एक युग्मक बना लेगा। तो देखो स्वतंत्र है ना। इसी तरह स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ जाकर एक युग्मक बनाएगा और स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। तो हर कोई स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण, ये विपरीत लक्षण है कैपिटल टी और स्मॉल टी, लंबापन और बौनापन विपरीत लक्षण, या कारक युग्मकों के बनते समय विपरीत लक्षण या कारक, यहाँ कोमा लगाना चाहिए था, कोमा, युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। देखो एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब तो कैपिटल टी स्मॉल टी इकट्ठे नहीं है, अब तो कैपिटल आर स्मॉल आर इकट्ठे नहीं है, देख लो किसी भी जोड़े में। युग्मनज में ये कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं। तो युग्मनज जब बनेगा, जब इनमें क्रॉस होगा तो फिर इकट्ठे आ जाएंगे, किंतु ये समाप्त नहीं होते और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। और हमने पढ़ा भी था, ये हमने पढ़ा था कि भाई में अलग अलग हो गए और अलग अलग होने के बाद जब क्रॉस हुआ तो फिर इकट्ठे आ गए, पर उनका अस्तित्व कभी नहीं समाप्त हुआ। द्विसंकर क्रॉस में हमने इसके बारे में डिस्कस करा था, एक संकर क्रॉस में भी। ठीक है, तो ये है आपका पृथक्करण का नियम। लेना जरा स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब हम देखते हैं तीसरा नियम मेंडल का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम? द्विसंकर क्रॉस में युग्मक बनते समय प्रत्येक लक्षण के दोनों कारकों का विसंयोजन, यानी एक दूसरे से अलग होना, द्विसंकर क्रॉस में दूसरे लक्षण के कारकों के विसंयोजन से प्रभावित नहीं होता। यानी एक लक्षण के कारक दूसरे लक्षण के कारक को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे, चाहे हम 4 या 5 लक्षणों को एक साथ पढ़ लें। एक लक्षण के जीन, कारक, कारक शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही करा था, उन्होंने जीन को कारक कहा था, उन्होंने फैक्टर। तो एक लक्षण के जीन दूसरे लक्षण के या तीसरे लक्षण के या चौथे लक्षण के जीन को कुछ नहीं प्रभावित करते, सब स्वतंत्र हैं। अतः प्रत्येक लक्षण एक स्वतंत्र यूनिट बनाता है और युग्मक निर्माण के समय मुक्त रूप से पृथक होकर जनकों के किसी भी लक्षण के साथ संयोग बना सकता है।
मतलब हर एक लक्षण, जैसे हम एक मटर के पौधे की बात करें, 7 लक्षण तो हमने पढ़ ही लिए, 7 विपरीत लक्षण हमने पढ़ लिए। तो सातों लक्षण में से कोई सा भी लक्षण कोई से भी सातों लक्षणों को प्रभावित नहीं करता। किसी को दूसरे से, एक लक्षण को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो उनके जीन अलग भी हो जाएंगे, एक दूसरे में फिर जुड़ भी जाएंगे, वे एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते, सबका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए हम इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लक्षण दूसरे लक्षण को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल भी। सब स्वतंत्र हैं अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए। ठीक है बेटे। लेना जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया। अब हम बात करेंगे लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप की। अभी बताया ना, फिनोटाइप जो दिखाई देता है सबको बाहर से, और जीन प्ररूप या जीनोटाइप, इनमें क्या डिफरेंस है? लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप तो वो है जो दिखाई दे रहा, मटर का पौधा मुझे दिखाई दे रहा लंबा है, पर फिर मैंने उसके जीन चेक करे, मुझे ऐसा हो सकता है कि उसके जीन कैपिटल टी हों, ऐसा हो सकता है उसके जीन कैपिटल टी स्मॉल टी हों, पर यदि वो लंबा पौधा है तो उसके जीन स्मॉल टी नहीं होने के। लंबा पौधा दो तरह का होता है, शुद्ध लंबा और संकर लंबा। तो जो लंबा दिखाई दे रहा, जो दिखाई दे रहा लंबा, वो तो है फिनोटाइप। और जब मैंने उसके जीन चेक करे, उसके जीन तो कैपिटल टी थे यानी शुद्ध लंबा था, या फिर उसके जीन तो कैपिटल टी स्मॉल टी थे यानी मिलावटी लंबा था, संकर लंबा। तो जो जीन चेक करते हैं तो उसे, जीन के स्ट्रक्चर को या जीन की व्यवस्था को हम कहते हैं जीनोटाइप या जीन प्रतिरूप। तो फिनोटाइप जीवों के विभिन्न गुणों जैसे आकार, आकृति, रंग तथा स्वभाव आदि को व्यक्त करता है फिनोटाइप, जो बाहर से दिखाई देता है। और किसी जीव की जीनी संरचना अर्थात जीन्स के प्रकार को स्पष्ट करता है फिनोटाइप। नंबर 2, जीनोटाइप जीवों को प्रत्यक्ष देखने से ही लक्षण प्ररूप का पता चल जाता है। जो बाहर से दिखाई दे रहा वही तो फिनोटाइप है या लक्षण प्ररूप। और जीन प्ररूप का पता पूर्वज कथा यानी पूर्वजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप किसी होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास चले जाते हो ना, और अपनी प्रॉब्लम बताते हो होम्योपैथिक वालों को, तो होम्योपैथिक वाले क्या करेंगे कि मैं आपसे पूछेंगे आपके मम्मी पापा को क्या क्या प्रॉब्लम है, आपके दादा दादी को क्या क्या प्रॉब्लम है, आपके नाना नानी को क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी बुआएं जो हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, आपके जो चाचा ताऊ हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है, परिवार में आपके जो भाई बहन हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, जो आपके कजन सिस्टर ब्रदर्स हैं, चचेरे भाई ममेरे भाई, उन सब की प्रॉब्लम लिखेंगे मैं। और फिर हिस्ट्री के आधार पर देखेंगे कि आपके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वंशागति वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसी तो नहीं कोई बीमारी है जो आपको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो अपने पूर्वजों से हमें प्राप्त होती हैं। जैसे हमें बहुत अच्छे लक्षण प्राप्त होते हैं ना पूर्वजों से, इसी तरह बहुत सारी बीमारियां भी पूर्वजों से हमें मिलती हैं। ठीक है ना, जो वंशागत होती हैं यानी वंश में आगे चलने वाली। तो जीन प्ररूप का पता पूर्वज कथा यानी आपके बड़ों के बारे में जब देखेंगे हम, पहली पीढ़ियों के बारे में, या संतति के आधार पर ही किया जाता है। नंबर 3, समान लक्षण प्ररूप वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो भी सकती है और नहीं भी। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो लंबे पौधे दो खड़े मेरे सामने, लंबे मटर के दो पौधे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक मटर के पौधे का जीनोटाइप हो कैपिटल टी और दूसरे का हो कैपिटल टी स्मॉल टी। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का जीनोटाइप सेम हो, दोनों का ही कैपिटल टी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का ही कैपिटल टी स्मॉल टी हो। तो जब ही तो लिख रखा है यहाँ कि समान लक्षण प्ररूप वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो भी सकती है नहीं भी। और समान जीन प्ररूप वाले जीवों का लक्षण प्ररूप सदैव समान होता है। यानी मेरे पास यदि दो पौधे हैं ऐसे जिनका जीनोटाइप ये है, तो पक्की बात है दोनों के दोनों लंबे होंगे। जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप तो सेम होगा ही, पर फिनोटाइप सेम है तो जीनोटाइप सेम होने के चांस 50-50% है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती है। जो बच्चे बिल्कुल फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पर वो समझेंगे। यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास दो लंबे पौधे हैं, कैसे हैं लंबे पौधे दो, तो इनका फिनोटाइप तो यही है कि वे दोनों लंबे हैं। क्या इन दोनों पौधों का जीनोटाइप भी एक जैसा होगा? आप कहोगे नहीं सर, 3 पॉसिबिलिटी हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा एक पौधा तो ऐसा हो,
और दूसरा भी ऐसा हो। और ऐसा भी हो सकता है एक पौधा तो हो ऐसा और दूसरा ऐसा हो। और ऐसा भी हो सकता है दोनों के दोनों ही मिलावटी लंबे हो। तो जब एक जैसा फिनोटाइप है तो जीनोटाइप की तीन तीन संभावनाएं बन रही। और जब एक जैसा जीनोटाइप है तो फिनोटाइप एक ही होगा। यदि हमारे पास दो पौधे ऐसे जीनोटाइप वाले हैं ना तो पक्की बात है दोनों लंबे होंगे, फिनोटाइप इनका सेम होगा। और यदि मेरे पास दो पौधे ऐसे हैं, ऐसे जीनोटाइप वाले, दोनों ऐसे जीनोटाइप वाले, तो दोनों लंबे होंगे। और यदि मेरे पास दो पौधे ऐसे जीनोटाइप वाले हैं तो ये दोनों बौने होंगे। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब साफ है कि यदि फिनोटाइप सेम है तो जीनोटाइप सेम होने के कोई चांस नहीं है, पर यदि जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप सेम होगा, पक्की बात है। लो स्क्रीनशॉट लो जरा। ले लिया? समयुग्मजी यानी होमोजाइगस और विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस। समयुग्मजी ऐसा होता है, देखो ये समयुग्मजी है और विषम युग्मजी ये है। देख रहे आप? जो शुद्ध है वो सम होमोजाइगस और जो अशुद्ध है वो हेट्रोजाइगस। तो एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी एलील समान होते हैं, देखो दोनों समान हैं और ये भी शुद्ध है। ये यदि मैं स्मॉल टी लिख दूं ना तो ये भी समयुग्मजी हैं, ये भी। और एक जीन के दोनों एलील्स अलग अलग होते हैं, देखो दोनों अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं, युग्मक तो स्मॉल टी बनेगा इसमें से केवल कैपिटल टी। दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, इसमें कैपिटल टी भी बनेगा स्मॉल टी भी बनेगा। स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति माता पिता के समलक्षणी या समजीनी होते हैं। तो इनमें यदि स्वपरागण करा दिया ना आपने तो इनके जो संतान होंगी, जो अगली पीढ़ी आएगी F1 पीढ़ी, सेम इनके जैसी होगी। और स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति में प्रभावी व अप्रभावी दोनों विप्रयासी लक्षण व्यक्त होते हैं, प्रभावी लक्षण भी और अप्रभावी भी। अभी हमने जब करा था इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमें F1 पीढ़ी मिली थी उसमें स्वपरागण कराया था। तो स्वपरागण कराने से शुद्ध लंबे भी थे, संकर लंबे भी थे और शुद्ध बोने भी थे। तीन तरह के प्लांट्स हमें मिले थे, 1:2:1 के अनुपात में। ठीक है, चलो उसके बाद है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद है पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। पृथक्करण का नियम, यह नियम एक संकर संकरण में लागू होता है। तो एक संकर क्रॉस में लगेगा और यह लगेगा द्विसंकर या बहुसंकर संकरण में। इस नियम के अनुसार एक लक्षण के दोनों एलील युग्मक बनने के समय अलग होकर अलग अलग युग्मक में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, स्वतंत्र हैं। और इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के एलील युग्मक बनते समय बिना एक दूसरे को प्रभावित किए अलग अलग युग्मकों में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल। जब एक संकर क्रॉस में हम इसी बात को करते हैं ना कि सारे जीन या एलील या कारक फ्री हैं तो पृथक्करण का नियम होता है, और जब द्विसंकर क्रॉस में इसी बात को करते हैं तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है। ये डिफरेंस है इनमें, बस इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेना जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया? आनुवंशिक पदार्थ या हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? डीएनए। माता पिता के लक्षण संतान में ले जाने का काम जो करता है ना वो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए अणु प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। ये गुणसूत्र कोशिका विभाजन द्वारा संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इसी प्रकार गुणसूत्रों को आनुवांशिक पदार्थ का वाहक कहते हैं। यानी गुणसूत्र वे हैं जो माता पिता के लक्षण संतान में ले जाते हैं। गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम कहते हैं और गुणसूत्र के ऊपर वो डीएनए का सारा सिस्टम है लगा हुआ, जिसका जिम्मेदारी है माता पिता के लक्षण संतान में ले जाने का। तो यदि कोई आपसे पूछता है आनुवांशिक पदार्थ क्या है तो आपको बताना है गुणसूत्र और उनके ऊपर डीएनए का एक विशेष क्रम व्यवस्था।
उसके बाद अनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत। अनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत वाल्टन एस सटन, इन्होंने बताया था, वाल्टन एस सटन। अनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत, सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम एक जोड़ी जीन या कारक अवश्य होते हैं। तो हमारे अंदर जितने भी लक्षण हैं, प्रत्येक लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन है। हर एक लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन है। जीन कह दो या कारक कह दो या फैक्टर कह दो। अनुवांशिक लक्षणों के जीन गुणसूत्रों पर पंक्तियों में लगे होते हैं। तो जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र केंद्रक में पड़े हुए ऐसे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जोड़ों में। तो इन्होंने कहा ये ऐसे होते हैं गुणसूत्र जो केंद्रक में पड़े होते हैं बहुत सारे। तो अनुवांशिक लक्षणों के जीन जो हैं वे गुणसूत्रों पर पंक्तियों में लगे होते हैं और गुणसूत्रों के साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ठीक है, यानी गुणसूत्र जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो गुणसूत्रों पर लगे हुए डीएनए जो हैं, जो जीन हैं, वे भी चले जाएंगे और उससे ही माता पिता के लक्षण संतान में पहुंचेंगे। तो ये जो एक गुणसूत्र होता है इसमें दो थ्रेड होते हैं, दो धागे। इनमें से एक धागा तो आपको माता से मिलेगा और एक धागा मिलेगा आपको पिता से। तो उस व्यवस्था से आपके अंदर लक्षण आएंगे माता पिता जैसे। बहुकोशिकीय जीवों में जीन जनन कोशिकाओं या युग्मकों द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। ठीक है, एक एक धागा माता का, एक पिता का। किसी जीव के लक्षणों में शुक्राणु व अंडाणु दोनों का ही बराबर का योगदान होता है। यानी जब भी तो मैं बार बार कह रहा कि एक जीन, एक तो धागा माता का, एक पिता का। शुक्राणु पिता के और अंडाणु माता के। लेना जरा स्क्रीनशॉट। 5वां पॉइंट, युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के व्यवहार से प्रमाणित होता है कि जीन गुणसूत्रों पर ही होते हैं। जीन कहाँ लगे होते हैं? गुणसूत्रों पर। ऐसे लगे होते हैं जैसे माला में मोती लगे हुए होते हैं। जैसे आपने एक बड़ी सी माला बनाई, उसमें बहुत सारे मोती लगा दिए, तो समझ जाओ हर एक मोती एक जीन है। क्या है? जीन। जीवों की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों में मिलते हैं, किंतु युग्मकों में गुणसूत्र अकेले अकेले होते हैं। जब युग्मक बनेंगे तो एक तो गुणसूत्र का एक धागा तो मिलेगा माता का, एक पिता का। तो युग्मक बनते समय एक एक ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7, शुक्राणु व अंडाणु के संलयन से बना युग्मनज द्विगुणित होता है, जिससे पूर्ण जीव का विकास होता है। पूर्ण जीव बन जाएगा। अब गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे जैसी रंगीन संरचनाएं गुणसूत्र होती हैं। जो आपका कोशिका है, कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, और केंद्रक में ये धागे धागे से पड़े रहते हैं जोड़ों में इस तरीके से। इन्हें ही कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्रोमो इसलिए आया, क्रोमो माने कलरफुल। ये दिखाई देते हैं अलग। खोज स्ट्रासबर्गर ने इनकी खोज करी थी, क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम नाम दिया था वाल्डेयर ने। और गुणसूत्रों की संख्या भी पता होनी चाहिए। जैसा पैरामीशियम में 30 से 40 गुणसूत्र होते हैं। पैरामीशियम की कोशिका की बात कर रहे हैं हम। एस्केरिस की कोशिका में 24 गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में 46। ध्यान रखना, ये सवाल आता है पेपर में। मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। और प्याज में होते हैं 16, प्याज की कोशिका में। गोभी की कोशिका में 18 गुणसूत्र होते हैं। इसी तरीके से कपास की कोशिका में 52 गुणसूत्र और मटर की कोशिका में 14 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 14। स्क्रीनशॉट लेना जरा एक बार। ले लिया? चलो, अब हम बात करेंगे आकार एवं आकृति की। आकार एवं आकृति। कोशिका विभाजन की पश्चावस्था में गुणसूत्र शलाकाकार, कुंडलित या सर्पिलाकार
अथवा तंतुमय होते हैं। एनाफेज में ये वी, जे या एल अथवा शलाका के रूप में दिखते हैं, यानी इस रूप में दिखेंगे जब एनाफेज में होगा। कोशिका विभाजन की कई अवस्थाएं होती हैं, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज। प्राथमिक संकीर्णन में सेंट्रोमियर स्थित होता है। अभी चित्र दिखाई देगा, मैं वहां सारी चीज समझा दूंगा। प्राथमिक संकीर्णन में क्या होता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो जगह होती है जहां दोनों धागे आपस में मिलते हैं ना, जो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा दोनों का, जहां में दोनों काट रहे होंगे धागे, तो उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। कुछ गुणसूत्रों में दूसरे सिरे पर घुंडी नुमा अथवा गांठ के रूप में उभार होता है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। ये सैटेलाइट भी दिखा दूंगा चित्र में। इसे ट्रेबेंट भी कहते हैं। चलो देखो संरचना कैसी होती है इसकी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? संरचना या स्ट्रक्चर गुणसूत्र का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर किसी गुणसूत्र में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। एक तो पेलिकल। गुणसूत्र के चारों ओर क्रोमेटिन पदार्थ की बनी पतली सी झिल्ली, जिसे कहते हैं पेलिकल। चारों तरफ जैसे कवर चढ़ा दिया हो। अभी मैं चित्र में दिखाऊंगा। मैट्रिक्स क्या होता है? गुणसूत्र का आधारीय पदार्थ जिसमें दो धागे नुमा क्रोमोनिमेटा होते हैं। दो धागे होते हैं ना, क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? दो धागों जैसी संरचनाएं, धागे जैसी संरचनाएं। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। पूरा चित्र आ गया ना इसका? देखो, ये जो बाहर का कवर है ना, ये पूरा कवर, इसे कहते हैं पेलिकल। और इसके अंदर जो भी भरा हुआ है अंदर मटेरियल, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो धागे से हैं, ये दो धागे हैं ना, इन्हें कहते हैं क्रोमोनिमेटा। और ये जो हमें दिखाई दे रहा एक धागा उसे कहते हैं क्रोमोमियर। और ये दोनों धागे यहीं तो मिल रहे हैं आपस में। यहाँ गांठ सी है, इनमें गांठ, ठीक है, नोट। सेंट्रोमियर इस पॉइंट को कहते हैं जहाँ दोनों धागे आपस में मिलते हैं। और जो बीच में गैप होता है ये वाला, जहाँ सेंट्रोमियर के पास जो गैप है, उसे कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। और ये फिर एक गैप मिला, देखो यहाँ, इसे कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन। और जो अलग से दिखाई दे रहा आपको, या तो ऊपर होगा या तो यहाँ होगा, ये अलग से एक टुकड़ा, इसे सैटेलाइट कहते हैं। और सैटेलाइट का जो ये वाला सिरा होता है, ये पॉइंट, इसे कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं? टीलोमियर। ये चित्र बना के आना आपको, पेपर सेटर आपके सिर्फ चित्र को देखेगा, इसे तो पढ़ने का ही नहीं वो। जब चित्र आपने सही बना रखा होगा तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। कुल मोटाई होती है 800 एंगस्ट्रॉम। थोड़ी थोड़ी दूरी पर गहरे रंग के क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये जो है यहाँ डार्क कलर का है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ये क्रोमोमियर्स होंगे। गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर, यही तो है सेंट्रोमियर। कहाँ गया? ये गांठ जो बताई थी यहाँ, ये सेंट्रोमियर है। तो प्राथमिक संकीर्णन में जहां दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और फिर आया द्वितीयक संकीर्णन। देखना, द्वितीयक संकीर्णन यही तो था, ये प्राथमिक था, ये द्वितीयक संकीर्णन। माने जहां सिकुड़ा हुआ होगा गुणसूत्र, जहां सिकुड़ा हुआ होगा। यह कुछ गुणसूत्रों में पाया जाता है। ये द्वितीयक संकीर्णन किसी किसी में मिलेगा आपको। चित्र का तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना आपने? लो एक बार और ले लो स्क्रीनशॉट। फिर हमें देखना है सैटेलाइट। सैटेलाइट द्वितीय संकीर्णन के बाद का हिस्सा है। सैटेलाइट है गुंडी सी, गुणसूत्र के सिरे पर स्थित गोलाकार संरचना। ऐसे गुणसूत्र को सैट गुणसूत्र कहते हैं, जिसमें यह भी मिलता है सैटेलाइट। यह गुणसूत्र की संरचना हमने देखी मेटाफेज में, जब कोशिका विभाजन की क्रिया मेटाफेज में होती है। टीलोमियर क्या होता है? गुणसूत्र का सिरा, यह है टीलोमियर। ये पॉइंट, गुणसूत्र का जो सिरा है उसे कहते हैं टीलोमियर। अब लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? गुणसूत्रों के कार्य, फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। ध्यान से समझ लेना जरा इसे। आनुवांशिकी में भूमिका। गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक होते हैं, सबसे मेन चीज यही है। इन पर डीएनए अणु लगे होते हैं। डीएनए में ट्रिपल कोड, त्रिककूट, ये नाम ध्यान रखना है, ट्रिपल कोड या त्रिककूट होते हैं, जो एक प्रकार के संदेश होते हैं। यानी एक मैसेज है जो लक्षणों को ले जाएगा संतान में।
जनन की इकाई गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं जो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। ठीक है, तो इनका काम माता पिता के लक्षणों को संतान में पहुंचाना है, गुणसूत्र का काम। फिर आगे हम इस पर जीन, जीन को कारक भी कहते हैं। सभी जीवों में अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति यानी अनुवांशिक इकाइयों द्वारा होती है। यानी अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का मतलब अनुवांशिक लक्षणों का माता पिता से संतान में जाना, तो अनुवांशिक इकाइयों द्वारा होती है। मेंडल ने इन इकाइयों को कारक तथा जोहानन ने इनको जीन नाम दिया था। यानी जीन वे चीज हैं जो माता पिता के लक्षण संतान में ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। ये जीन जो है ना, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लगे होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर ही होते हैं जीन्स। लो जरा स्क्रीनशॉट। जीन की विशेषताएं, क्या खासियत होती है जीन्स में? नंबर 1, जीन गुणसूत्रों के क्रोमोनीमा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, रैखिक क्रम में, जैसे माला में मोती लगा दिए, इस तरह जीन एक डिजाइन में व्यवस्थित होते हैं। जीन संचरण की इकाई है जो जनक से संतानों में पहुंचती है। जीन उत्परिवर्तन की इकाई है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है जब संतान माता पिता से एकदम अलग हो जाती है, एक ही पीढ़ी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। जैसे माता पिता तो छोटे छोटे थे कद में, और संतान जो हुई वो 6.5 फुट की होगी, 7 फुट की, तो ये उत्परिवर्तन की वजह से हुआ, यानी जीन्स में कोई डिस्टरबेंस हुआ। ठीक है, जैसे माता पिता तो बिल्कुल बुद्धू थे पर संतान तो बहुत इंटेलिजेंट होगी, तो ये उत्परिवर्तन उसे कहते हैं जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे की 6 उंगलियां होती हैं, 5 की जगह 6, तो वो उत्परिवर्तन ही है। ठीक है, जब बिल्कुल माता पिता से संतान बिल्कुल अलग उत्पन्न हो जाती है ना, तो इसे कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन माने अचानक होने वाला परिवर्तन। जिस तरह अनुवांशिकता को बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना, इसी तरीके से उत्परिवर्तन को बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी व्रिज। उन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में सारी दुनिया को बताया था। ठीक है, उत्परिवर्तन कब होता है? जब जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है, जीन का जो डिजाइन है ना क्रोमोसोम्स के ऊपर, वो डिजाइन डिस्टर्ब हो जाता है, तो उत्परिवर्तन पैदा होता है। जैसे आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, तो परमाणु बमों में से क्या निकली थी? रेडियो एक्टिव किरणें। और वे रेडियो एक्टिव किरणें जितने भी वहाँ के लोग थे जो मर गए, जो बच गए ना, उनकी कोशिकाओं पर अटैक करा रेडियो एक्टिव किरणों ने, और कोशिका के बिल्कुल बीच में केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना, गुणसूत्र, और गुणसूत्र पर जीन्स। तो जीन्स उन्होंने डिस्टर्ब कर दिए थे, जीन्स के डिजाइन। और जब जीन्स के डिजाइन डिस्टर्ब हुए तो आगे जो उनकी अगली पीढ़ियों में जो संतानें पैदा हो रही ना, वे संतानें ऐसी हैं कि उत्परिवर्तन की वजह से उनके लक्षण माता पिता से बहुत अलग हैं। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं वहाँ जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में। ऐसे बच्चे जिसका कान नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, इस तरह की संतान उत्पन्न होती हैं। उत्परिवर्तन उसे कहते हैं जब अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है। वैसे परिवर्तनों में हजारों साल लग जाते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वे हमारे से तो बहुत कम विकसित थे, तो उन पूर्वजों से हमारे तक आने में हजारों पीढ़ियां लग गई। कितना धीरे धीरे होता है परिवर्तन, जैव विकास या इवोल्यूशन तो धीरे धीरे होता है, पर जब अचानक से ही परिवर्तन हो जाता है तो उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। तो जीन उत्परिवर्तन की इकाई है। उत्परिवर्तन भी जीन्स की वजह से ही होगा जब भी होगा। जीन कार्यकी की इकाई है जो लक्षणों का नियंत्रण करती हैं। जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण की सूचना होती है। जीन के ये सारे क्या हैं? विशेषताएं। लेना जरा स्क्रीनशॉट। डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? बहुलक। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या है?
डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ये 3 यौगिकों का मिश्रण है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं हम, 3 यौगिकों का मिश्रण है। एक तो पेंटोज शर्करा, डी ऑक्सी राइबोज C5H10O5, एक तो पेंटोज शुगर होगी इसमें, एक फास्फोरिक अम्ल होगा, एक नाइट्रोजनिक क्षारक। ये सवाल आ जाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो इन तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, क्या क्या बताया? पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक क्षारक। अब आ जाओ, जहां मैं कहूँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेना जरा स्क्रीनशॉट। नाइट्रोजनिक क्षारक या नाइट्रोजिनियस बेस 4 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनिक क्षारक। एक तो द्विबलीय प्यूरीन क्षारक, प्यूरीन बेस कौन से होते हैं? एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन को ए से और ग्वानिन को जी से लिखते हैं। ये क्या है? प्यूरीन बेस हैं, ध्यान रखना इनके नाम, एडिनिन और ग्वानिन। और एक वलीय पिरिमिडीन क्षारक, पाइरिमिडीन बेस। ये कौन कौन से हैं? एक तो थाइमीन है, टी से इसे प्रदर्शित करते हैं, एक साइटोसिन है जो सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आ जाओ आप, स्क्रीनशॉट लो। न्यूक्लियोसाइड्स, डी ऑक्सी राइबोज शुगर में क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजीनस बेस, इससे बनेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। डी ऑक्सी राइबोसाइड 4 तरह का होता है। डी ऑक्सी राइबोसाइड कितने तरह का होता है? 4 तरह का। एक तो डी ऑक्सी एडिनोसिन और डी ऑक्सी ग्वानोसिन और डी ऑक्सी थाइमिडीन, डी ऑक्सी साइटिडीन। भाई 4 तरह के में पीछे पड़े थे, उन्हीं से ही उनके पहले डी ऑक्सी जोड़ दिया हमने। अब आ जाओ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स 3 घटकों से बना हुआ होता है। एक तो पेंटोज शुगर, एक फास्फोरिक एसिड, एक नाइट्रोजिनस बेस, अभी पढ़ाया था। और 4 प्रकार का होगा फिर न्यूक्लियोटाइड भी। एक तो डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, एक डी ऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, एक डी ऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, एक डी ऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। इनके नाम याद रख लेना आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते हैं बहुत, ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में। स्क्रीनशॉट लेना जरा। अब ये सारी कहानी आ गई यहाँ, इसे देख लो आप सारी कहानी को ध्यान से। यहाँ तो हम बात करेंगे क्षारक की और यहाँ बात करेंगे शुगर की, उससे जो शर्करा बनेगी, उस बेस से जो शर्करा बनेगी। और यहाँ न्यूक्लियोसाइड और यहाँ न्यूक्लियोटाइड। लो सारी बात कर लेंगे, जितनी पीछे पड़ी सबको एक हमने सारणी में ले लिया। जैसे पहले हमारे पास एडिनिन है। एडिनिन क्या है? एक बेस है, क्षार है। तो एडिनिन से जो शुगर बनेगी उसका नाम होगा डी ऑक्सी राइबोज। जब इसमें डी ऑक्सी राइबोज मिलेगी ना, डी ऑक्सी राइबोज एडिनिन में मिलेगी, तो इसका नाम, इससे जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, क्षारक प्लस शर्करा, बेस प्लस शुगर, इन दोनों के मिलने से न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा एडिनिन और डी ऑक्सी राइबोज से, डी ऑक्सी एडिनोसिन, डी ऑक्सी एडिनोसिन, एडिनिन से लिखा हमने यहाँ एडिनोसिन। और जो इससे न्यूक्लियोटाइड बनेगा डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अब जैसे ग्वानिन है, ग्वानिन में जब डी ऑक्सी राइबोज मिलेगा तो न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा? डी ऑक्सी ग्वानोसिन। देखो ग्वानिन की वजह से यहाँ क्या आया? ग्वानोसिन। और ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्या बन जाएगा? डी ऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। और थाइमीन में जब डी ऑक्सी राइबोज मिलेगा तो डी ऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। और थाइमीन है डी ऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। साइटोसिन से भी ऐसे ही बनेंगे, डी ऑक्सी राइबोज जब इसमें मिलेगा डी ऑक्सी साइटिडाइन और डी ऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, और पता होना चाहिए कौन सा क्षार कौन से शुगर में मिलके कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाता है और कौन सा न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा आपके पास, ऑब्जेक्टिव में। इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव में। अब ये न्यूक्लियोटाइड हैं, ये तो मैंने आपको बताई दी है सारे।
ये तो बता दिए। ठीक है, एक थोड़ी सी इस चित्र को बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो अब सिलेबस में से इसे हटा दिया, इसे हटा दिया। एक एक जो चित्र है ना, ये वाला चित्र, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट लो। ये हमारे पास जो है ना, एक धागा तो ये है, अरे डीएनए का मॉडल है। डीएनए, डीएनए भी दो ही धागों के रूप में होता है इस तरीके से। डीएनए दो धागों के रूप में होता है, और इसमें कहीं कहीं आपको बताना है कि एडिनिन के साथ थाइमीन है, ठीक है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन है, यहाँ ग्वानिन है, ठीक है। तो ये कहीं कहीं आपको बताना है। वैसे तो अब सिलेबस में से हटा दिया, पढ़ना चाहो नोट्स में आपको मिल जाएगा। आगे आ जाओ आप अगले टॉपिक पर। ये टॉपिक है अब हमारा, ये है। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। इसमें से क्वेश्चन आएगा लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण का मतलब यह है कि जो माता पिता की जो संतान होगी, वो संतान बालक होगा या बालिका, बॉय होगा या गर्ल, लड़का होगा या लड़की, इसे कहते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मतलब कैसे होता है लड़का और कैसे होती है लड़की, इसके बारे में इसमें बात करनी है हमें। तो इस सिद्धांत के अनुसार जंतुओं में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था। एक तो होते हैं कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स, इन पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं। दैहिक लक्षण का मतलब वो उसकी लंबाई कितनी होगी, बच्चे की मोटाई कितनी होगी, नाक कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी, मुंह कैसा होगा, होंठ कैसे होंगे, शक्ल कैसी होगी। तो दैहिक गुण सूत्र, दैहिक जीन ऐसे होते हैं, दैहिक गुणसूत्र ऐसे होते हैं, या कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स ऐसे होते हैं जो आपके शरीर की बनावट वाले लक्षणों का निर्धारण करेंगे या मेंटेन करेंगे। प्रत्येक जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। तो एक तो हो गए कायिक गुणसूत्र, और स्क्रीनशॉट लेना जरा, ले लिया। एक होते हैं लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स, या अतिरिक्त गुणसूत्र भी इन्हें कहते हैं, या एडिशनल क्रोमोसोम्स कहते हैं, या एलोसोम्स कहते हैं। ये निर्धारण करते हैं कि जो संतान होगी वो लड़का होगा या लड़की, ठीक है, बालक होगा या बालिका। तो इनका कार्य केवल लिंग निर्धारण करना होता है। जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता है। नर के लिंग गुणसूत्र ऐसे होते हैं, देखो एक्स वाई। यदि कोई मेल है और उसके लिंग गुणसूत्र की बात करें तो एक एक्स और एक वाई होगा, और मादा के लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि नर के लिंग गुणसूत्र निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। नर में तो होते हैं एक्स वाई और मादा में होते हैं एक्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ एक हेडिंग है नोट, लिंग गुणसूत्र की खोज किसने करी थी, स्टीवेंस और विल्सन ने। एक और नोट है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था मैकलंग ने। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो मैकलंग ने दिया था थ्योरी, जो हम पढ़ रहे हैं इस समय। ये ज़्यादातर बातें मैकलंग ने बताई थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, मनुष्य में लिंग निर्धारण हमारा मेन फोकस है, और इसके बारे में ही सवाल आता है परीक्षा में। मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो बेटे मनुष्य में कुल गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी, यानी 23 दूनी 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी तो होते हैं ऑटोसोम्स, जो शरीर की बनावट का निर्धारण करेंगे, और एक जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र। ये सवाल आता है मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी, यानी 46, 23 दूनी 46। और पुरुषों में गुणसूत्र ऐसे लिखेंगे हम, 44 प्लस एक्स वाई। ये 44 तो ऑटोसोम्स हैं और एक्स वाई है लिंग गुणसूत्र। और स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। तो 44 तो इनमें भी हैं। देखो, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स हैं, पुरुषों के लिंग गुणसूत्र एक्स वाई हैं। ये भी सवाल आता है पेपर में बहुत ज्यादा, ये वाला। अब देखो, लेना जरा स्क्रीनशॉट, ले लिया। देखो, इधर तो पुरुष है, पुरुष के लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, इधर स्त्री है, स्त्री के लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स। तो इसके तो युग्मक जो बनेंगे उन्हें हम शुक्राणु कहेंगे। एक्स अलग लिख दिया और वाई लिख दिया अलग, ये बन गए युग्मक, यानी शुक्राणु। और इसमें जो बनेंगे दोनों स्त्री के लिंग गुणसूत्रों के युग्मक जो बनेंगे, जिन्हें हम अंडाणु कहते हैं, एक एक्स बन गया और एक बन गया एक्स, दोनों एक्स एक्स थे। अब मैंने आपको पहले भी सिखाया है
कि भाई इसकी गुणा इसका संयोग इससे हो गया तो एक्स एक्स बनेगा, और एक्स एक्स बना तो इसका मतलब बालिका पैदा होगी, और इसका यदि संयोग इसके साथ हो गया तो भी क्या बनेगा, एक्स एक्स, तो भी बालिका पैदा होगी, और इसका संयोग यदि इसके साथ हो गया तो एक्स वाई यानी बालक पैदा होगा, और इसी का संयोग यदि इस वाले के साथ हो गया तो एक्स वाई तो भी बालक पैदा होगा। यानी देखना जरा, बराबर संभावना नहीं है क्या? यानी ईश्वर की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यदि दो संभावनाएं, चार में से दो पॉसिबिलिटी बालिका होने की हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी बालक होने की हैं। अब यहाँ हमने पहले बालिका लिख रखी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़ा बच्चा होगा, पहला बच्चा ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये नहीं, मतलब इन चारों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति बनेगी। 50% चांस है बालिका होने के और 50% चांस है बालक होने के। ठीक है बेटे, 50% बालिका होने के, 50% बालक होने के, दोनों बराबर संभावनाएं हैं। मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स। मानव में अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और अनुवांशिकता से जुड़े जन्मजात विकारों के अध्ययन को मानव अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? मानव में अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति कैसे होती है और अनुवांशिकता से जुड़े जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां, जन्मजात विकार, उसका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं मानव अनुवांशिकी या ह्यूमन जेनेटिक्स। मानव अनुवांशिकी के जनक माना जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन को। ठीक है, सर फ्रांसिस गाल्टन को कहते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक्स के, मानव अनुवांशिकी के पिता हैं, शुरुआत करने वाले हैं। अब मैं अगले जो पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक हैं, वे सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं, इसलिए मैं उन्हें बहुत तेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिनके सिलेबस में अब भी ये है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में एक तो आपको पता होना चाहिए स्टेनले मिलर का प्रयोग। वैसे तो समय समय पर बहुत सारे प्रैक्टिकल करे, बहुत सी परिकल्पनाएं दी गई, पर आपको स्टेनले मिलर का ये प्रयोग आना चाहिए। एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ ले लिया। देखो, स्टेनले मिलर ने कांच की एक इस तरह की, मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा घटा देता हूँ साइज को, जिससे पूरा चित्र आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, थोड़ा सा अब ठीक है। देखो, स्टेनले मिलर का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर। इन्होंने कांच की एक नली से एक उपकरण बनाया था। इसमें क्या था, यहाँ तो निर्वात पंप लगा हुआ था, निर्वात पंप हवा बाहर निकालने के लिए, ज़्यादातर दाब कम पैदा करने के लिए। उसके बाद एक फ्लास्क ये था, इसमें थर्मामीटर लगा हुआ है टेम्परेचर नापने के लिए, उबलता हुआ पानी इसमें लिया गया था, ठीक है, जिससे भाप पैदा हो। और यहाँ एक फ्लास्क, एक बल्ब ये था, इस बल्ब में हमने इलेक्ट्रोड लगाए थे, माइनस और प्लस वाले, जिन्हें आपस में टच करने पर चिंगारी पैदा हो रही थी, जो एक ऐसा माहौल डेवलप कर रही थी जैसे प्राचीन काल में, बहुत हजारों करोड़ों साल पहले, जैसे धरती पे बिजली कड़क रही हो। विद्युत स्फुलिंग पैदा करने के लिए ऐसा कर रहे थे। और इसमें गैस भर रखी थी, मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प तो यहीं से ही आई, और हाइड्रोजन, जो पहले प्राचीन काल में जब धरती पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय हमारी धरती पर ये वाली गैसें थी, तो उन्हीं गैसों को इसमें भर रखा था, और बिजली कड़कने का काम करा रहे थे ये इलेक्ट्रोड। यहाँ लगा रखा था ये कंडेंसर, जो भी गैस या वो है मटेरियल, गैस के रूप में वो ठंडा होकर यहाँ द्रव में बदल रहा था। और ये ट्रैप लगा रखा था जिसमें कार्बनिक यौगिक सहित जल, यहाँ कार्बनिक यौगिक यहाँ दिखाई दिया था स्टेनले मिलर को, तो इस प्रैक्टिकल को उन्होंने लगातार चला रखा था। तो कुछ दिनों बाद उन्हें यहाँ दिखाई दिए पार्टिकल्स, कुछ अलग अलग तरह के। उन पार्टिकल्स का अध्ययन करा उन्होंने, वे कैसे थे, जैसे कोशिका होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, आ जाओ चलो। तो ये प्रैक्टिकल है स्टेनले मिलर का। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। देखो जरा क्या क्या बातें स्टेनले मिलर ने बताई। स्टेनले मिलर ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त उपकरण की सहायता से प्रयोग किया, जैसा भी अभी हम समझा अभी हमने।
उन्होंने एक फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प उत्पन्न की। दाब को नियंत्रित करने के लिए निर्वात पंप प्रयोग किया। आदिकाल के वातावरण को उत्पन्न करने के लिए मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2 हाइड्रोजन आदि गैसों को भरा गया। इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत स्फुलिंग पैदा करके बिजली कड़कने जैसा वातावरण बनाया गया। कंडेंसर द्वारा जल वाष्प को ठंडा करके द्रवित किया गया। एक हफ्ते बाद मिलर को ट्रैप में लाल रंग का पदार्थ दिखाई दिया जिसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे, जिनमें एमिनो अम्ल भी थे। ध्यान रखना, ये सवाल आता है कि एमिनो अम्ल मिले थे जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो स्टैनले मिलर ने तो ये बताया था कि इस तरीके से धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। स्क्रीनशॉट लेना। फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सिडनी एफ फॉक्स। सिडनी एफ फॉक्स ने क्या बताया? कई अमीनो अम्लों के मिश्रण को 90 डिग्री सी तक गर्म करके प्रोटीन जैसे अणु प्राप्त किए। इन्होंने, सिडनी एफ फॉक्स ने, उनको पानी में गर्म करके ठंडा करने पर कोशिका जैसी रचनाएं प्राप्त हुई। इनको माइक्रोस्फीयर्स या कोएसरवेट्स कहा गया। ध्यान रखना, ये सवाल आता है, माइक्रोस्फीयर्स या कोएसरवेट्स किसे मिले थे? सिडनी एफ फॉक्स को मिले थे जब एमिनो एसिड को उन्होंने गर्म करा था। इनमें कोशिका जैसी झिल्ली या यीस्ट जैसी कायिक जनन होता है। यीस्ट के जैसे क्या होता है? कायिक जनन। फिर एक वैज्ञानिक आए, डेविड वोहल। ये सारे वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टैनले मिलर के प्रैक्टिकल को सपोर्ट करा था। इन्होंने सिद्ध किया कि आदिकाल में बने फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन, अमोनिया और जल के अणु आज भी अंतरिक्ष में विद्यमान हैं, अतः इन्हीं पदार्थों से प्रथम जीव बना होगा। फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम तो सुना होगा, हमारे देश के ही हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 77 न्यूक्लियोटाइड्स को एक निश्चित क्रम में जोड़कर टेस्ट ट्यूब में डीएनए अणु का संश्लेषण किया। तो डीएनए अणु को टेस्ट ट्यूब में बनाने वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना जरा। अब हमें बात करनी है जैव विकास की मौलिक परिकल्पना या फिर बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना। जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है। जैव विकास का मतलब है कि आदि काल में जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव, और हम अब हैं, तो आदि मानव से हम क्या बटन दबाते ही बन गए थे। एक निश्चित क्रम में धीरे धीरे विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इसे ही हम कहते हैं जैव विकास। तो जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना वाले निम्न कोटि के जीवों से आज के युग में पाए जाने वाले जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ है। तो जैव विकास के चलते ही उन सरल जीवों से हमारा विकास हुआ है। और आपने हमेशा देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं ना आपके घर में, वे बहुत तेज दिमाग वाले हैं। तो अगली जनरेशन जो भी आती है ना, वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा तेज दिमाग वाली होती है और ज़्यादा अच्छे गुणों वाली, लक्षणों वाली। यदि आप अपने दादाजी से अपनी तुलना करोगे ना, तो आपके दादाजी इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे जितने आप हो। और यदि आप दादाजी के बारे में पूछो तो वे आपके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और जिनके दादाजी आप बनोगे वे आपसे कहीं गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है, जैव विकास ऐसे ही तो होता है। तो जैव विकास के बाद या थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जैव विकास के बारे में वैज्ञानिकों ने किस किस ने क्या क्या बताया। हमारे पास एक तो लैमार्कवाद है, एक डार्विनवाद है, एक उत्परिवर्तनवाद। ये तीन वैज्ञानिक हैं, लैमार्क, डार्विन और ये बताया था ह्यूगो डी व्रिज ने। अभी इसका जिक्र करा था मैंने थोड़ी देर पहले। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप जरा। ले लिया? सबसे पहले बात करते हैं लैमार्कवाद की या लैमार्किज्म की। लैमार्कवाद की निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, वातावरण का सीधा प्रभाव। लैमार्क ने कहा था कि प्रत्येक जीव पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उसकी रचना एवं स्वभाव को बदल देता है। आप जैसे वातावरण में रहोगे वैसे ही तो हो जाओगे आप। ये तो लैमार्क ने सही कही थी बात, जैसे वातावरण में आप रहोगे वैसे ही हो जाओगे। फिर अनुकूलन की प्रवृत्ति। अनुकूलन का मतलब अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल लेना।
सभी जीवों में अपने आप को वातावरण के अनुकूल करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। तो जो अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल लेगा वो तो वहां उस वातावरण में रह पाएगा, और जो अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं बदल सकता, ढाल नहीं सकता अपने आप को वातावरण के अनुसार, वो उसका रहना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो दो बातें पढ़ी। पहली, वातावरण का सीधा प्रभाव, कि प्रत्येक जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव होता है। और दूसरा, अनुकूलन की प्रवृत्ति, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं जीव। ठीक है, पहले आदि काल में जैसा वातावरण था उसके अनुसार हम रहते थे, और अब जैसा वातावरण है उसके अनुसार हमने अपने आप को बदल लिया। अंगों का उपयोग और अनुपयोग, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था लेमार्क का। उन्होंने कहा था जिस अंग का जितना ज्यादा प्रयोग करते हैं वो अंग उतना ज्यादा विकसित हो जाता है, पर उसके विकसित होने में कई पीढ़ियां लगती हैं, कई का मतलब सैकड़ों हजारों। किसी वातावरण में जो अंग अधिक प्रयोग होता है वह विकसित होता जाता है, जबकि जो अंग उपयोग में नहीं आता है वह धीरे धीरे आकार में घटता जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है, जो बाद में अवशेषी अंग बन जाता है। जैसे हमारा हाथ है, इसमें सबसे ज्यादा विकसित क्या है? अंगूठा। अंगूठा सबसे ज्यादा विकसित है क्योंकि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते आ रहे हैं हमारे पूर्वज से, हजारों पीढ़ियों से इसका उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा। और ये जो उंगली है सबसे छोटे वाली, ये सबसे कम विकसित है। सबसे कम विकसित इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग ना के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमारे शरीर के जिस अंग का प्रयोग, हमारे की बात नहीं, जो भी जीव इस दुनिया में है, जिस अंग का प्रयोग सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा विकसित होता जाएगा, पर उसके विकसित होने में कई सौ कई हजार पीढ़ियां लगती हैं, एकदम से नहीं होता ये काम। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये बात लेमार्क ने बताई थी। एक मिनट इसे ऊपर कर देता हूं जरा, अब लो जरा स्क्रीनशॉट। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग व अनुपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। नए लक्षण वाले ये जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। लेमार्क ने कहा था कि जो परिवर्तन आ जाते हैं ना, कई हजार या कई सैकड़ों पीढ़ियों के बाद जो परिवर्तन आ जाते हैं किसी भी जीव में, उन्हें हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। और उपार्जित लक्षणों की फिर वंशागति होती है। जैसे मनुष्य के पूरे शरीर पर पहले बाल हुआ करते थे, अब जो मनुष्य हैं उनके शरीर पर बालों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि अब तो हमने कपड़े पहनने शुरू कर दिए ना। ठीक है, हमारे पूर्वज तो, यदि आप 1000 पीढ़ी पहले चले जाओ तो पूर्वज हमारे इतने कपड़े तो नहीं पहनते थे, अब तो इतने कपड़े पहनते हैं, इसलिए बालों की जरूरत ही नहीं है। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जिराफ का। इन्होंने कहा था लेमार्क के अनुसार जिराफ का विकास छोटी गर्दन वाले छोटे कद के पूर्वजों से हुआ है। लेमार्क के अनुसार जिराफ पहले कैसे होते थे? छोटे होते थे, छोटे। लेना जरा स्क्रीनशॉट। लेमार्क ने कहा कि पहले जिराफ के जो है गर्दन भी छोटी थी और अगले पैर भी छोटे थे। फिर क्या कहा उन्होंने कि भाई लंबी गर्दन और लंबे पैर जो है उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी काम मेहनत करके विकसित करे, और फिर वही लक्षण आगे क्या हो गया? वंशागत। जो अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे छोटे जिराफ, और जमीन में उगी घास फूस खाते थे, सूखा पड़ने के कारण घास फूस सूखने लगी। अब उन्हें पेड़ पौधों की पत्तियां खानी पड़ी, जिसके लिए उन्हें अपनी गर्दन व अगली टांगों को ऊपर की ओर खींचना पड़ता था। अतः इनके अधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ती गई। आजकल के लंबी गर्दन व अगली लंबी टांगों वाले जिराफ इन्हीं परिवर्तन का परिणाम है। समझ रहे आप? इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है। तो लेमार्क के अनुसार यह था कि भाई उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। पहले जिराफ छोटे थे, गर्दन भी छोटी थी और अगले पैर भी छोटे थे। फिर उन्होंने जब नीचे की घास खत्म होगी सूखा पड़ने के कारण, तो पेड़ पौधे खाने शुरू करे, गर्दन खींची, अगले पैर आगे की तरफ उन्हें खींचने पड़ते थे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने के लिए। तो हुआ ये कि धीरे धीरे कई सौ या कई हजार पीढ़ियों के बाद लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा होने लग गए। फिर आया सर्प। सर्प का भी उदाहरण दिया इन्होंने, सांप का। लेमार्क के अनुसार सांप में टांगों का विलुप्त होना वातावरण के प्रभाव के कारण है। सांप के लंबे शरीर को झाड़ियों में रेंगकर चलने तथा बिलों के अंदर घुसने में टांगे बाधा उत्पन्न करती थी।
लेमार्क के अनुसार सांप के पहले पैर हुआ करते थे, टांगे। अतः ये धीरे धीरे छोटी होती गई जब इनका विकास, इनका प्रयोग करना बंद कर दिया, और अंत में हजारों पीढ़ियों बाद पूर्णतः लुप्त हो गई कि सांप के अब पैर ही नहीं होते, रेंग कर चलता है सांप, पहले पैर हुआ करते थे। फिर हेडिंग आई लेमार्कवाद की आलोचना। लेमार्कवाद में बहुत कमियां निकाल ली वैज्ञानिकों ने। कौन कौन सी कमियां थी देखना जरा, स्क्रीनशॉट लेना जरा। ले लिया। लेमार्कवाद की आलोचना। पहला, निरंतर अभ्यास से पहलवानों की पेशियां विकसित हो जाती हैं, परंतु पहलवान का पुत्र पहलवान नहीं होता है। यह एक आलोचना है कि एक आदमी है, एक्सरसाइज कर रहा, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा उसने अपने शरीर को विकसित कर लिया, फिर उसकी शादी हुई, जब उसने अपनी बॉडी बना ली थी पहलवान बन गया था, और शादी के बाद जो उसकी संतान हुई वो तो पहलवान नहीं थी, उसे भी पहलवान बनने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहाँ हुई? तो कमी तो निकाल रहे हैं, पर लेमार्क ने जो कहा था वो बहुत हद तक ठीक था। लेमार्क ने कहा था कि उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति होती है उसमें कई हजार पीढ़ियां लगती हैं, कई हजार पीढ़ियां। और यहां कमी निकालने वाला एक पहलवान की बात बता रहा, एक पहलवान, भाई उसका बच्चा पहलवान क्यों नहीं हुआ? हजारों पीढ़ियों तक सब पहलवानी करते रहो सब, तो शायद ऐसा हो जाए, ठीक है। दूसरी कमी, अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं हो रही। कटे अंग वाले सैनिक की संतान में सभी अंग होते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं हो रही। चीन की बालिकाओं को सदियों से, ये वाला पॉइंट लगने वाला है, ये वाला चौथा पॉइंट, चीन की बालिकाओं को सदियों से लोहे के जूते पहनाए जाते हैं, परंतु सदियों बाद भी उनके पैर जन्म के समय सामान्य बच्चों जैसे ही होते हैं। मतलब लोहे के जूते, जैसे हमारे यहाँ जो है ना, हमारे भारत की बात करें, भारत में किसी भी बालिका की सुंदरता की यदि बात करी जाए तो हम देखते हैं बालिका के नयन नक्श, कि उसके आँख, नाक, ठीक है, उसका चेहरा, उसके होठ, ठीक है, उसके चेहरे की बनावट और रंग कैसा है, हम तो शक्ल से देखते हैं सुंदरता। चाइना में तो सारे लोगों की शक्ल एक जैसी ही है, तो वहाँ बालिकाओं की, लड़कियों की जो सुंदरता देखी जाती है ना, वो पैरों के साइज से देखी जाती है। जिस लड़की के पैर जितने छोटे होंगे ना, उस लड़की को उतना ज़्यादा सुंदर माना जाता है। और हमारे यहाँ शक्ल देखते हैं, ठीक है। अब देख लो चाइना वाले कैसे हैं तो हमारी जो लड़की है उसके पैर छोटे से छोटे हों, इसलिए लड़कियों को लोहे के जूते पहनाए जाते हैं चाइना में, जिससे उनके पैर का साइज बढ़े ही ना। देखो कितनी जाती है उनके साथ ठीक है बेटे, कितनी कमियां हुई? 4 हुई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। 5वीं कमी देखो, भारत में बालिकाओं के कान व नाक छेदने की प्रथा सदियों से है, परंतु फिर भी जन्म के समय कान व नाक में छिद्र नहीं होते हैं। बताओ, सदियों से तो नाक और कान छिदवाने की प्रथा हमारे देश में है, और फिर भी जो बच्चे, लड़कियां हैं, उनके जन्म के समय कान और नाक छिदे हुए होते ही नहीं है। फिर आया डार्विनवाद। लेमार्क के बाद दूसरे वैज्ञानिक कौन आए? डार्विन। इन्होंने भी अपने कंसेप्ट दिए, ठीक है। डार्विन ने किताब लिखी थी जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास। सिद्धांत का नाम था प्राकृतिक चयनवाद। यह सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है। कौन कौन से तथ्य हैं? नंबर 1, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। डार्विन ने कहा था कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं ना, वे बहुत ज्यादा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, प्रचुर क्षमता होती है हर एक में संतान उत्पन्न करने की। नंबर 2, जीवन संघर्ष। फिर जो संतानें उत्पन्न हुई, उन संतानों में से जो वातावरण में अपने आप को संभाल पाएंगी, यानी उन्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष। संघर्ष में जो जीत गए वे जीवित रहेंगे, अन्यथा मर जाएंगे। नंबर 3, समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण। जो समर्थ है, जो लायक है, वो ही जीवित रहेगा, नहीं तो प्रकृति
जो लायक नहीं है उसे खत्म कर देगी। नंबर 4, विभिन्नताएं तथा अनुवांशिकता, अलग अलग लक्षण होंगे सभी जीवों में। नंबर 5, वातावरण के प्रति अनुकूलन, सबको अपने आप को वातावरण के प्रति ढालना पड़ेगा, जिसने ढाल लिया वो बचेगा, नहीं तो मर जाएगा। नंबर 6, नई जातियों की उत्पत्ति। तो ये 6 कंसेप्ट थे इनके सिद्धांत में। अब इन 6 कंसेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो सबसे पहला कंसेप्ट है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। समुद्री सीपी प्रति वर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। अब देख लो, यदि इसके सारे अंडे जीवित रह जाएं, सब सारों में से सीपी निकल जाए, तो समुद्र में पानी नहीं, सीपी होंगी। एस्केरिस अपने जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है। तो एस्केरिस ही एस्केरिस होगा पेट में, हमारे पेट के कीड़े को ही तो कहते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। हाथियों के एक जोड़े से 750 वर्षों में 1 करोड़ 90 लाख हाथी बन जाएंगे। देख लो ध्यान से, एक जोड़े की बात कर रहे हैं हम, हाथी और हथनी की। यदि 750 साल तक यदि जिए तो एक ही जोड़े से 1 करोड़ 90 लाख हाथी बनेंगे। तो इस धरती पे हाथी होंगे, और कुछ होने का नहीं है। पर सारे जीवित तो नहीं रह पाते ना, तो इसलिए जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। नंबर 2, जीवन संघर्ष। जीवित रहने के लिए भोजन व स्थान पाने के लिए जीवों में संघर्ष होता है, जिसे जीवन संघर्ष कहते हैं। यह संघर्ष एक ही जाति के बीच विभिन्न जातियों में तथा प्राकृतिक साधनों के विरुद्ध होता है। केवल वही जीव जीवित रह पाते हैं जो इस संघर्ष में सफल हो जाते हैं। जो इस संघर्ष में क्या हो जाते हैं? सफल। लेना जरा स्क्रीनशॉट। समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण। वातावरण के अनुकूल जीवों के जीवित रहने तथा प्रतिकूल जीवों के नष्ट होने को ही प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल पाया वो जीवित रहेगा, जो नहीं ढाल पाया वो मरेगा। विभिन्नताएं व अनुवांशिकता। सभी जीवों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य ही होते हैं। ऐसे जीव जिनमें ये विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होती हैं जीवित रहते हैं। जो वातावरण के अनुकूल हुए, ऐसी विभिन्नताएं, ऐसे लक्षण उनमें पैदा हुए, ऐसी विभिन्नताएं संतानों में वंशागत हो जाती हैं। ऐसी विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाएंगी जो जीवित होने के लिए जरूरी हैं। लेना जरा स्क्रीनशॉट। वातावरण के प्रति अनुकूलन। किसी भी स्थान का वातावरण सदा बदलता रहता है, जैसे नमी, सूखा, भूकंप, तूफान, शीत, तड़ित, तड़ित कहते हैं बिजली को, कड़कने को, आदि से जीवों को जूझना पड़ता है। ऐसे वातावरण में केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल कर पाते हैं, जबकि से सभी नष्ट हो जाते हैं। तो जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा वो जीवित रह पाएगा, अन्यथा नष्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। नई जातियों की उत्पत्ति। जीवों में जीवन संघर्ष के कारण अर्जित की गई विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती रहती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब नए बने जीव अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि उनको नई जाति का स्थान दिया जाता है। जैसे हम हैं, हमारे पूर्वज थे आदि मानव, ठीक है, चिंपैंजी, और अब हम अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं उनसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, शेर, चीता तथा तेंदुआ आदि एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। इनका विकास एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ है। देखो, शेर है, जैसा आपका शेर है, चीता है, तेंदुआ है, तो ये एक ही प्रकार के जीवों से उत्पन्न हुए, ठीक है, क्योंकि इनकी शेर, चीता, तेंदुआ लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। लेना जरा स्क्रीनशॉट। अब आपत्तियां देखो, क्रिटिसिज्म, कमियां क्या क्या हैं। पहली आपत्ति, डार्विन ने अवशेषी अंगों की कोई व्याख्या नहीं की थी। बहुत कमियां निकालते हैं लोग। नंबर 2, डार्विन ने दैहिक व जनन कोशिकाओं में पाए जाने वाली विभिन्नताओं में अंतर स्पष्ट नहीं किया। नंबर 3, डार्विन ने अचानक से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या नहीं की, जिसे उत्परिवर्तन कहते हो आप। यह सिद्धांत समर्थ की जीवत्व को तो बताता है,
परंतु समर्थ की उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं करता है। नंबर 5, डार्विन ने संयोजी कड़ियों की व्याख्या नहीं की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये तो ले लिया था स्क्रीनशॉट। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है बेटे, बस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी कराने वाला हूँ आपको, जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म होता है उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ाई कल करेंगे। यदि आज का लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।